अ, हमने जो है अभी आज का जो सेशन है, वो जो है हम लोग ने कुछ अरसे बाद रखा। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। हमने इससे पहले टेक्नोलॉजी पे बात की थी, अथर और हम लोगों ने। तो आज जो है वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग जो है कुछ दुनिया से हटके कुछ बात करें फिलॉसफी पे, कि दुनिया की फिलॉसफी क्या चल रही है, किस तरह से दुनिया इस वक्त चल रही है। और अगर हम हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें तो पहले लोग क्या सोचते थे, किस तरह काम करते थे, उनके बैकग्राउंड में क्या था, और आजकल दुनिया किस तरह से चल रही है। और ये हाईली प्रोडक्टिव दौर के अंदर प्लस पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों होते हैं, कि इफ़ यू हैव काइंड ऑफ अ वेरी हाईली प्रोडक्टिव, जहाँ पे आप जो यू कैन नॉट इमेजिन कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज को आज ही मैं देख रहा था टेस्ला का जो शेयर है 400, मार्केट कैप 400 बिलियन पर आ गई है, विच इज आई थिंक मोर देन द, आई थिंक 2 times मोर देन द टोयोटा। तो दुनिया जो है यस। इतनी जल्दी जो है इस पे चल रही है। तो थोड़ा सा हमें टाइम आउट लेना होगा इस दुनिया की तेजी से, और हमें थोड़ा सा कुछ सोचना होगा कि लोग किस तरह सोचते हैं, और कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर अथर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। कि एक फिलॉसफी है कि दुनिया में जो है एक कलेक्टिविस्ट दौर था, जहाँ पे वी आर बेसिकली मेकिंग कलेक्टिव डिसीजंस। हमारी फैमिली सिस्टम हुआ करता था एक, जहाँ पे कोई बड़ा होता था फैमिली का, वो कलेक्टिव डिसीजन। या ये कि शुरू में एक ट्राइबल दौर था, जहाँ पे जो है मुख्तलिफ ट्राइबल इकोनॉमीज होती थी, जहाँ पे जो है ट्राइब्स कलेक्टिवली एक डिसीजन ले रहे होते थे। वहाँ पे इंडिविजुअल की हैसियत जो थी वो कम होती थी और कलेक्टिव ज़्यादा होती थी। उसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स भी थे, नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट करूँ वो ये था कि लोग अपने लिए नहीं सोचते थे, दूसरों के लिए सोचते थे। यानी कि वो ये देखते थे कि मेरा जो भी मेरा सर्कल है, जो भी आप उसको ट्राइब कह लें या उसको आप फैमिली सिस्टम कह लें, या आप कुछ भी उसका नाम दे दें, तो लोग ये सोचते थे कि इस इनको नुकसान होता है तो उनको लगता था मुझे नुकसान हो रहा है, और उनको फायदा होता था मुझे। तो उनका अपना कोई वो नहीं था, कि भाई मेरी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, मैं अपना खुद क्या हूँ। तो ये चीज़ जो है पहले ज़माने में एग्जिस्ट, ये बहुत हज़ारों साल तक ये मामला रहा। लेकिन ये कि अगर हम 150-200 साल की बात करें, राइट फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी यूके के अंदर 17वीं सेंचुरी में, फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई यूएस वगैरह में। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वी एक कैपिटलिस्ट एक सिस्टम आया, और वो मुख्तलिफ निज़ाम के, पॉलिटिकल निज़ाम के थ्रू पूरी दुनिया में फैला। पाकिस्तान में या पूरी साउथ एशिया के अंदर कॉलोनियल सिस्टम आया, जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन या यूके जो है उसकी डायरेक्ट हुकूमत थी। तो वहाँ पे वो हमारे यहाँ वो जो सिस्टम जो शुरू हुआ वेस्ट के अंदर, वो जो है पूरी दुनिया में आ गया। तो पहले तो प्रॉपर्टी राइट्स भी कलेक्टिव होती थी, वो फिर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर आ गए, इंडिविजुअल लेवल पर आ गए। फिर हमारे पास जो जो इकोनॉमिक थ्योरी जो 1700s में शुरू हुई एडम स्मिथ की ज़माने की, जिसमें वो ये कहता है कि भाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट जो होता है वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और उसके थ्रू जो है आप अपने नीड्स को करते हैं। और जो मार्केट इकोनॉमी की बात यही है कि लोग अगर सेल्फ इंटरेस्ट डिडक्ट होगा तो फिर वो लोग उसके बिडअप करेंगे प्राइस, और वो होगी, देन द प्राइस इज द मोस्ट बेनिफिशियल रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमी। प्राइसिंग सिस्टम जो आपका होता है, और मार्केट को अपने उस पर चलने दो। लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट ही डिडक्ट करेगा कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। तो एक सेल्फ ओरिएंटेड चीज़ पे आ गई। अच्छा, इसमें जो है प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट को इतना नहीं हुआ। वेस्ट को इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उनके यहाँ जो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम था वो उन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में जब साइंटिफिक एक एज आई, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि जो वेस्ट का जो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो रिलीजन की या जो दूसरे आइडियाज़ थे, अपार्ट फ्रॉम दैट यूटिलिटेरियन टाइप ऑफ काइंड ऑफ एन आइडिया, तो वो ख़त्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो उनका मॉरल एंकर जो है ना वो लूज हो गया। दैट मीन्स कि वो मॉरली क्या चीज़ करेक्ट है, मॉरली क्या चीज़ करेक्ट नहीं है, उसके लिए जो है ना वो उनके पास जो रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो ख़त्म हो गया अब। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई व्हाट इज़ मॉरली करेक्ट, तो उन्होंने यूटिलिटेरियन फिलोसफी बताई कि भाई विच इज़ ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द इकोनॉमी और फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर इंडिविजुअल। उसके हिसाब से जो है ना वो चीज़ सही है, वो राइट है, और बाकी चीज़ें सही नहीं है। तो उससे जो है ना एक चीज फिलॉसफी पैदा हुई, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके अंदर जो है ना आप ये देखते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है।
बहुत सारे फिलोसफर गुजरे हैं, नीशे जैसे है, उसने उसने तो उसने ये कह दिया कि नहीं, दुनिया से भी नहीं सोचें, वो आपकी अपनी पर्सनल जो चॉइस है वही ही बेहतर होती है, मतलब वही आपके लिए बेस्ट है, वही सही है। तो वो इस लेवल पे गए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पर्सनल से आगे हमें सोसाइटी का देखना पड़ता है, लेकिन उसका भी इफेक्ट यही है कि बिकॉज सोसाइटी का इसलिए देख रहे हैं कि जिस क्योंकि वो उसका इफेक्ट आपकी पर्सनल बीन्स पे पड़ रहा होता है, पर्सनल आपके बेनिफिट एंड कॉस्ट पे पड़ रहा होता है। तो वो एक दुनिया, एक एक जिसको आप प्रैग्मेटिक कह लें या उसको कह लें कि एक सेल्फ इंटरेस्टेड दुनिया बन गई है। कैपिटलिज्म का जो है वो है, उसमें जो है बेसिकली सही और गलत का जो मेयार है वो जो है वो एक सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड है कि मुझे 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 या मेरी कम्युनिटी को या मेरे जो आसपास के लोग हैं वो जिस किस तरह से फ़ायदा होगा, वो हम उसको कहते हैं वो चीज़ सही है, और जिसमें नुकसान है वो चीज़ गलत है। तो नॉर्मेटिव कल्चर के अंदर जस जस में रिलीजन आ जाता है, दूसरी चीज़ आती है, उसके अंदर जो है एक बने बनाए कुछ असूल होते हैं जो पहले से तय होते हैं, तो वो डिस्टरप्ट हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ तो नहीं आती, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आ जाती है डिस्ट्रप्शन की। तो उसमें इतना प्रॉब्लम इतना नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो असूलों को वैसे ही जो है ना बालाए ताक रख दिया। और वो जो है लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पे एक कल रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे क्लैश होता है कि जब आप नॉर्मेटिव बिलीफ्स पे जा रहे होते हैं, सो उसमें देर इज अ क्लैश ऑफ दैट कैपिटलिस्ट सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड, तो वहाँ पे क्लैश का सामना होता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास एक कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई हम जो है सही और गलत क्या है, किस तरह से हम ये करें। तो इसलिए जो है हम ये देखते हैं कि एक सोसाइटी कंफ्यूजन की तरह चली जाती है कि आइदर बिकेम अ प्रैग्मेटिव काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन उसमें उसका बाय प्रोडक्ट ये निकलता है कि हम रिलीजन के स्पिरिट से दूर हो जाते हैं। और तो हम थोड़ा सा इस पे भी हम आज मेरे ख्याल से डिबेट में एक तो ये भी हम बात करेंगे कि भाई ये क्या, इसको किस तरह से हाउ द सोसाइटी जो है उसने शिफ्ट किया है, और स्पिरिचुअलिज्म और सूफीज़्म जिसको हम कहते हैं, क्या वो असल में क्या हम रिलीजन में भी कंफ्यूज नहीं हो गए कि एक आउटर वर्ड्स ऑफ रिलीजन है और एक इनर इनर रिलीजन है। हमने उसमें भी कंफ्यूजन कर दिया, और क्या कि हमारे इस दुनिया में, जिस नफ्सा नफसी की दुनिया में, कैपिटलिस्ट दुनिया के अंदर, क्या हम उस फिलॉसफी को, क्या वो बेहतर फिलॉसफी है या नहीं है। तो हम इस पे हमने थोड़ा सा आज डिस्कशन करना है। तो तो अथर से हम करेंगे, स्टार्ट करें, आप थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड हाँ, दें, देन वी कंटिन्यू, हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। श्योर, थैंक यू। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, आई थिंक वहीं से हमने ये सोचा था कि हम एक सेपरेट सेशन करके यस, यस। कुछ फिलॉसफी की तरफ आते हैं। तो मैं तो बिल्कुल समझ लो कि न्यू भी हूँ इसमें, इस फील्ड में, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया एक तरह से। और मैं बताता हूँ कि वजह क्या है कि क्यों ज़रूरत है फिलॉसफी और हिस्ट्री को और से देखने की। एक तो ये भी है कि जैसे अभी आपने कहा कि टेस्ला की जो प्रोजेक्शंस थी, वो लास्ट ईयर ब्लूमबर्ग एंड इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि टेस्ला का प्राइम गुजर गया, जो हाइप थी वो गुजर चुकी है, और अब जो है वो क्रैश होगा। तो जैसे आपने कहा, इस साल जो है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, ओवर 750% ग्रोथ इन अ सेवन ईयर। हंड्रेड 750% ग्रोथ। और 2010 में टोयोटा ने टेस्ला के साथ इन्वेस्ट किया था, थिंकिंग के शायद इनकी जो एजाइल मेथडोलॉजी है, अ, उसको देख के कि शायद इनसे कुछ हम, अगर ये इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है, $50 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे टेस्ला में। तो और थोड़े अरसे बाद उन्होंने पुल आउट कर लिया, ये कह के कि इनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत अग्रेसिव है, और बहुत ये किसी रूल्स को नहीं मानते। तो आई मीन टिपिकल एग्जांपल ऑफ डिसरप्टर, राइट? कि वो जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते किसी भी, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है जिस तरह ये किसी नॉर्म्स को ये फॉलो नहीं करते। तो टोयोटा ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वहां से पुल आउट कर ली। जो 50 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, कि उन्होंने व्हीकल क्रिएट की थी मिलके। तो अगर वो उसमें रखते पैसे, तो जो कल जो नंबर आया है उसके ऊपर अगर आप एस्टिमेट करते हैं, तो द फिगर इज समथिंग अराउंड 35 बिलियन
टोयोटा वुड हैव मेड। तो मेरे ख्याल से इस वक्त टोटल जो बहुत है कंपनी 150 बिलियन की है, तो उसमें तो 35 बिलियन सिर्फ उसका स्टेक टेस्ला ही से हो जाता yes, it's quite significant loss for them. है। हाँ, और सेकेंडली टेस्ला जो है वो उसके जो वैल्यू है वो एक्सीड कर गई है, इवन इफ यू पुट ऑल द टॉप ऑटोमेकर्स टुगेदर, यस उससे भी आगे। So I know there's an element of speculation there, but जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि अगर ब्लूमबर्ग और इस तरह के एक्सपर्ट्स ने, जो सब लोगों ने कहा कि ये उसका फ्यूचर क्या है और फिर क्या निकला, और जैसे हमने बात की थी इससे पहले कि कोविड के ऊपर और ब्रेक्सिट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, जो यहाँ के इकोनॉमिस्ट थे, स्पेशलिस्ट थे, हेल्थ केयर के लोग थे, उन्होंने कोविड के ब्रेकआउट से पहले जो हम्म, प्रोडिक्शंस की गई थी कि जनाब यहाँ तो कुछ नहीं होगा ये वो, तो वो उसका नतीजा क्या निकला, हम्म, अभी बॉटम पर आए ना। तो इन सारी चीज़ों से फिर लॉकडाउन्स, फिर यहाँ पे उसमें कंफ्यूजन चीज़ें, तो इंसान फिर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ही पूछना शुरू कर देता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, कि ये क्या सही बात। है। लॉकडाउन तो में तो अक्सर सवाल ये हो रहा है। एग्जैक्टली, फलसफा, लोग फलसफी बन इसका गए जी। क्या मकसद है, हाँ, हमारी एजुकेशन का क्या मकसद है, जो काम हम कर रहे हैं जॉब, उसका क्या मकसद है, हर चीज का लोगों ने फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए हैं। सो आई थिंक आई वेंट थ्रू अ सिमिलर काइंड ऑफ हम्म, रूट। तो मैंने स्टार्ट लिया है बस कि थोड़ा सा मैं स्टडी करूं, एंड इट आल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं इनोवेशन में इन्वॉल्व हूं, तो अक्सर जो है वो बेसिकली इट्स इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। हम्म, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी एंगल उसमें आ जाता है। सो अगर आप जो है किसी चीज को बिल्कुल पिन होल से देखते हैं, तो यू माइट नॉट बी लुकिंग एट द फुल पिक्चर। हम्म, सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये सारी चीजें जाके फिर कनेक्ट होती हैं कि इन सारी चीज़ों की बेसिस क्या थी, इसका इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। आज अगर हम कोई चीज़ करते हैं, उसका कोई सेट पैटर्न है, जैसे अब टेस्ला ब्रेक कर रही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सारे पैटर्न्स को। सो हम्म, आई थिंक ही वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड ही सेड कि ये बिजनेस क्यों इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। उसने जैसे डीलरशिप को, एलोन मस्क ने हम्म। उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसने कहा ये डिस्कार्ड कर मिडिल दिया, मैन होने नहीं चाहिए, नीचे से ठीक ऊपर है। तक सब टेस्ला का होल्डर्स ही सारा है। उसने he went back to the drawing board and he started asking these fundamental questions कि if an automotive brand or industry exists, why does it exist। यही सवाल हमारे भी हैं कि आज हम हमारे जो चैलेंजेस हैं ह्यूमैनिटी को, जो डायलेमास हैं, जो पॉलिटिकल जो मसले आजकल चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ट्रम्प को इम्पीचमेंट हो रही है, लेकिन वो तख्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बादशाह सलामत। तो अब आप देखें कि क्या हो रहा है कि जो चैंपियंस थे डेमोक्रेसी के, इन चीज़ों के, वहाँ पे उनकी भी वैल्यूज जो है वो दे आर कमिंग, दे आर क्रैशिंग डाउन। सो हम्म, व्हाट इज गोइंग ऑन। आप इस मतलब एक कोशिश है कि इसको समझा जाए। देखें, एक तो ये है कि हम अक्सर फिलॉसफी या ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करते हैं एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ। और लेकिन आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो आज के माहौल में या आज की चीज़ों में कहाँ सेंस करती है, ठीक है। तो आई नो पहले हमने इस पे बात की थी कि जैसे यहाँ पे मॉरल एंकर ना होने की वजह से काफ़ी सारे मसाइल हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हम एआई की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि यह जैसे वेस्ट में इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इतने इतनी रिसर्च हो रही है, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो कंफ्यूजन है, जो क्लियर नहीं है लोग अपने व्यूज में। हमारा अनपढ़ बंदा ही बहुत क्लियर है एज कम्पेयर। एग्जैक्टली। सो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम अभी तक जो इंडिया पाकिस्तान के स्प्लिट का रोना रोते हैं, बाद लोग कायद आजम को उनको क्रेडिट नहीं देते,
लेकिन ये आप देखिए कि ये आपके गिफ्ट है आपकी सोसाइटी का, जो आपकी विजडम है, जो हम कह रहे थे ना कि आम आदमी भी क्लियर है, वो इसलिए हम्म क्लियर है कि बहुत सारी जो आपके कल्चर में, आपकी उठने बैठने में, जो आपकी एनेक्डोट्स में, चीज़ों में आपका जो, वो आपको एक गिफ्ट है आपको फ्री, ठीक है ना, वो मिला हुआ है आवाम को हम्म कि आपकी कल्चर में वो चीज़ एम्बेडेड है, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे ये कि अब आपने अगर सोसाइटी की बेसिस ही ये कर दी है, जहाँ से अब वो इनलाइटमेंट का एरा जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि हम्म जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये चीज़ें आई हैं, हम्म बेसिकली ठीक है, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वहाँ से फर्दर किया, बट हम्म द बेसिस वाज दैट डू नॉट बिलीव इन व्हाट इज बीइंग टोल्ड, राइट। कि कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है, तो उसको, अगर आपको उसका कोई प्रैक्टिकल फायदा नजर नहीं आता, तो आप उसको बिल्कुल साइड में रख दीजिए, वो एक इररेलेवेंट चीज है। इसीलिए उन्होंने बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम रिलीजन या चर्च, वो सारी इसी वजह से थी ना कि उन्होंने कहा कि अगर खुदा है नहीं है, उससे मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। सो वहीं से फिर उन्होंने उन क्वेश्चंस को ढूंढना छोड़ दिया जो ओल्ड फिलोसोफर्स में थी, जो प्लेटो और मतलब उससे पहले जो सारे फिलोसोफर्स गुजरे हैं, वो सब दे वांटेड टू फाइंड द like the bigger questions ke as to why things हम्म are right. Then we move towards ये utilitarianism, pragmatism, इन सब में चीज़ें क्या है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ थिंग्स हैपन हम्म। एंड जस्ट नोइंग द फिनोमेना, ठीक है। जो और ऑब्जर्वेबल नहीं है वो डिस्कशन डिस्कशन एग्जैक्टली डिस्कशनेबल भी नहीं है, मतलब उनका लॉजिक यही है कि जो चीज़ ऑब्जर्व नहीं हो सकती उस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये जो कहते हैं ना एथियस्ट, जैसे हम कहते हैं ना खुदा को नहीं मानते, वो ये नहीं कहते कि खुदा को नहीं मानते, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ा एक सवाल, ये खुद प्रूव नहीं हो सकता। वो कहते हैं खुदा की हमें जरूरत नहीं है जरूरत नहीं क्योंकि है, हाँ। हमारे वो ये बड़ा बारीक चीज़ है। खुदा मानना ना मानना का सवाल उस वक्त आएगा जब आपको खुदा की जरूरत होगी। तो कोई चीज़ वो कहते हैं जो विच इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल, तो वाई शुड वी डिस्कस दैट। तो वो तो बड़ा उनका बहुत और इसी में सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं है वो कंट्रोल कर रही है, और जब आपने उसी को डिस्कार्ड कर दिया जिसके पीछे चीज़ चल रही है, तो अगेन यू बिकम, जैसे अब वो बात की कि एक सोक्रेटिस का मशहूर कॉल है कि इट्स इज इट बेटर टू बी अ सोक्रेटिस अनसेटिस्फाइड और अ पिग सेटिस्फाइड। हम्म, तो 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 इन्होंने फिर ये कहा कि मैं तो समझता हूँ कि सोक्रेटिस जो कि प्लेटो का जो था, उसने डिफर किया था, लेकिन तो उसका तो मकसद ही प्रैग्मेटिज्म था। तो बेसिकली मुझे तो लगता है कि सोक्रेटिस जो है वो उसने अपनी इन सेटिस्फैक्शन को छुपाने के लिए उसने ये, हालांकि यू डोंट नीड टू बी अ पिग टू बी अ सेटिस्फाइड। हम लोग जो है मतलब अनएजुकेटेड रह के भी सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन वो उसको हम पिग नहीं कहेंगे, वो हम when you have a moral anchor, so actually what matters at the end is the satisfaction you are getting। तो हम वेस्ट को देखते हैं कि इतना जो डेवलपमेंट है और ये सब चीजें हैं, अगेन वो अनसेटिस्फेक्शन है आफ्टर नोइंग वट एवर आंसर इज पॉसिबल इन अ फिजिकल डायनेमिक्स, आपको पता है, उसके बावजूद यू हैव अ ह्यूज डिससेटिस्फेक्शन। और मैं तो ये देखता हूँ कि जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स पे जा रहे हैं, दूसरी पे जा रहे हैं, तो आपके तो फिजिकल लॉस को तो पलट दिया सारा। तो वहाँ पे तो और कंफ्यूजन, तो वो जो कंफ्यूजन है वो शायद वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती ऊपर से, लेकिन अंदर से दे आर वेरी अनसेटिस्फाइड। तो वो चीज़ बात है, बिल्कुल बिल्कुल 100% आई वुड बैक के ये बात रिलीजन है। तो बेसिकली उन्होंने यही बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने रिड्यूस कर दिया इस चीज पे कि शायद आपको आपकी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे कि हाँ ह्यूमन नेचर के अंदर है कि अगर अ, इस तरह का कोई बिलीफ हो तो इंसान फिर सुकून में रहता है कि हाँ भाई, कोई है जो मेरा, हमारा तो है बिलीफ, लेकिन उनके, मैं आपको मतलब उसके हम्म हिसाब से बता रहा हूँ कि वो मतलब उन्होंने कहा कि यही आपका रीजन है कि आपको खुदा चाहिए, क्योंकि
आप उससे फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, एंड ऑल्सो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आता है। जैसे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जहाँ पे उन्होंने बच्चों को जैसे एक रूम में इंडिविजुअली एक एक करके उन्होंने बच्चों को बिठाया और एक बास्केट रख दी कैंडीज की भरी हुई, और उन्होंने कहा कि हम आते हैं थोड़ी देर में, कैंडीज नहीं खाना। तो छोड़ के चले गए। तो थोड़ा टाइम गुजरा, बच्चों ने जो है वो सोचा कि अगर मैं एक खा भी लूं इस बास्केट में से उठा के, किसी को क्या पता चलेगा। तो ज्यादातर बच्चों ने खा ली। हम्म, उसके बाद उन्होंने दूसरे ग्रुप पे ट्राई किया जहां उन्होंने कहा कि ये बास्केट है कैंडीज की और फिर पीछे कैमरा भी लगा हुआ है, अगर खाई ना तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने नहीं खाई कैंडी। सो इस तरह के काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो वो ये प्रूव करते हैं कि यानी वो इसको एज एन एविडेंस कहते हैं कि दिस इज द एविडेंस दैट, इस एविडेंस पे बिलीव करते हुए, देखते हुए कि अब खुदा नहीं। हम्म, आई मीन दिस इज द मोस्ट, आई थिंक उनके अपने स्टैंडर्ड से भी अगर लॉजिक के देखा जाए तो बहुत ही बुरी एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कॉजालिटी, राइट? जो कि सही बात है। एस्टैब्लिश्ड एक लॉजिक का वो है। सो आई मीन ठीक है, इंसान के नेचर में अगर ये चीज है तो इसके नेचर में होने से खुदा के ना होने का सबूत तो नहीं मिलता ना। ठीक है। और जहां तक बात आ गई इसकी कि अगर साइंस ही अल्टीमेट आंसर है, तो आई मीन साइंस इटसेल्फ, अगर आप देखें डेवलपमेंट ऑफ साइंस जहाँ से हुई है, ठीक है, ये इनलाइटमेंट का जो एरा आया था यहाँ से जाके इन्होंने बहुत स्पीड से जो है तरक्की की। लेकिन it's kind of a, there's an argument that it's a byproduct of religious thinking itself, right? कि इवन जो हिस्ट्री में जो लीडिंग फिलोसोफर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन सबके भी स्टैंड्स बहुत दफा चेंज हुए हैं। जैसे इनिशियली जो आजकल जो लिबरलिज्म है, अब तो नियो लिबरलिज्म कहलाती है। तो उससे पहले जब इनलाइटमेंट का दौर था तो वो कंजर्वेटिव ख्यालात थे उस जमाने, उस जमाने के लिबरल ख्यालात जो थे वो इस जमाने में जो है वो कंजर्वेटिव ख्यालात हैं। हम्म, क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस वक्त जो वो लिबरेट करना चाह रहे थे, वो किस किस चीज़ों से लिबरेट करना चाह रहे थे? फ्यूडल लॉर्ड वगैरह से। ठीक है। तो उस वक्त रिलीजन भी, उसका भी एक अमल दखल स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। तो लेकिन अब आके वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंजर्वेटिव बन गई हैं, कि आपकी स्टेट को पावर्स होना, अ, जो कि आई मीन स्टेट इज a representative of people, right? And then you've got your capitalist views, which is जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल एडम स्मिथ वाली साइड है, और दूसरी साइड आपकी सोशलिस्ट वाली साइड है जहाँ पे कार्ल मार्क्स और न्यो मार्क्सिज्म वो चीज़ें चल रही हैं। So, but there's a split there, and they are also going back and forth between these ideas. जैसे इस वक्त यूरोप में जो है काफ़ी सारे कंट्री सोशलिस्ट हैं, जर्मनी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इस तरह के। और ऑस्ट्रिया, आई थिंक ऑस्ट्रिया इज नॉट सोशलिस्ट, बट कहने की बात ये है कि अगर हम देखें कि यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं या इन्होंने जो है अडॉप्ट किए हैं काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के फ़ायदे के लिए, तो उसमें उनका अपना भी फ़ायदा था जो रूलर्स थे। ठीक है। क्योंकि दुनिया में रेवोल्यूशंस आ रहे थे, फ्रेंच रेनेसां हुआ था। तो उसके बाद जो है जैसे यहाँ की इंग्लैंड की वो जो किंगडम थी, उसको डर यही था ना कि यहाँ पे भी जो है रिवॉल्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा। सो आई मीन देयर कैन बी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, बट उन्होंने देख लिया कि अब ये चर्च और ये चीज़ें जो हैं ये सस्टेन नहीं कर सकती। पहले जो नैरेटिव वो यूज़ कर रहे थे रिलीजन का लेके, तो उसको लेके आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते।
आप अपने मकासद पूरे नहीं कर सकते तो शायद चर्च को अब साइड में रखना पड़ेगा और हम्म, आपको जो है कुछ नए एंगल्स, अपीलिंग चीजें जो है वो लेके आनी पड़ेंगी. हम्म, एंड सेकेंडली व्हाट दे डिड वाज कि रिलीजन और पावर को जो है टोटली सेपरेट कर दिया जाए. ठीक है ना. तो इस पे बहुत काम हुआ है. लेकिन कहने की बात ये है कि वो सारा होने के बाद आज फिर हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे विद इन लाइक स्पैन ऑफ, जो कि हमारे सामने अभी 10 सालों में अभी हुआ है एक फिनोमेना. जैसे आप देखें कि इंटरनेट पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और यानी इंडिविजुअल राइट्स और ऐसी चीजें जो है, उसके सपोर्टर्स कौन थे? जो लिबरल मेंटालिटी रखने वाले लोग. वही सोशल मीडिया, ट्विटर और इन सब के जो है वो सबसे बड़े सपोर्टर्स वही लोग थे. हम्म, लेकिन अब क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव और एक्सट्रीम आइडियाज वाले लोग थे, हम्म, उन्होंने आके जब काफी जहर उगलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, तो आज ये जो लिबरल लोग थे वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए. वो कह रहे हैं कि इस पे जो है वो पाबंदियां लगाई जाएं. और शुरू हो गया है, आप देखें ट्विटर और फेसबुक और ये सब जो है इन्होंने ट्रम्प के जैसे बंद कर दिए हैं. उसके ट्रम्प अलावा का अकाउंट मॉनिटरिंग आपने शुरू कर की है. लिया तो आपने, एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो अब लिबरल्स जो है वो कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं और जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो लिबरल वो बात. रेडिकल और अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं. सो आई मीन इट मेक्स यू वंडर कि ये क्या चल रहा है. यानी मतलब स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं? आई मीन वही बात है ना कि मॉरल एंकर ना होना. और इन सारी चीजें जो एक बेसिक फाउंडेशन ना होने की वजह से इंसान कंफ्यूजन का ही शिकार रहता है, किसी भी लेवल पर हो, इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हो, कंट्री के लेवल पर हो, पूरी नेशन हो. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज ये आप जाके देखें तो मतलब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इन सारी चीजों को तो कहाँ हैं इसके आंसर्स? आई मीन एक स्टार्ट है इस चीज का. इन इन सारे फिनोमिनस को लेके हम डिफरेंट फिल्टर्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, हम्म, और उससे जो है हम इसको देखें. हम्म. तो आई मीन मैं तो सीखना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने अभी सिर्फ स्टार्ट ही लिया है एंड आई कैन सी सो मेनी फ्लॉज अराउंड मॉडर्न सिस्टम्स द होल्स यू नो नहीं तो वो यही यही तो है ना, एक आम बंदा भी ये देखता है कि ये फसाड है, क्योंकि यू आर नॉट ग्राउंडेड वेरी, आपकी ग्राउंडिंग बड़ी कुछ बहुत कमज़ोर है. ये जिसकी बेस पे, जिस फिलॉसफी की बेस पे आपकी पूरी इमारत खड़ी हुई है, जिसको हम, मैं कह रहा हूँ दो तीन चीज़ें हैं, एक डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज़, ये जो हमारा वेस्ट का जो फिनोमेना है, ये जो इमारत जिसकी बेस पे खड़ी हुई है, वो बेस बड़ी वीक है. तो अगर हम थोड़ी सी हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करके अंदर जाएं, जैसे अभी एग्जांपल कही डेमोक्रेसी का और सिविल, इसका तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम टू ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो अगर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपका तो अल्टीमेटली फिर तो आप ये कहेंगे कि भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वही वही लिबरल्स जो कि प्रो फ्रीडम थे, अभी वही ये कह रहे हैं. अब आप फ्रेंच में चले जाएं, अगर आपको रिलीजियस एक्सप्रेशन अगर आपके 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 कल्चरल नॉर्म से मुतालिक नहीं है, तो वही फ्रीडम आपके लिए अच्छा नहीं है. मतलब अगर आप ये देखें तो यानी कि अगर आप एक्सट्रीम रिलीजियस, अगर आपने वो रिलीजियस अटायर को अगर बैन कर दिया, तो दैट मीन्स इट्स अगेंस्ट योर फ्रीडम. हाउ वुड यू फिलोसफिकली, या आपकी ग्राउंडिंग क्या है कि हाउ कैन यू डिफेंड कि अगर एक चीज़ एक के लिए सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो चीज़ रेगुलेट हो रही है वो एक कंबाइन, एक है कि जो हमारे लिए बेहतर है एज अ सोसाइटी, जो हम समझते हैं वो चीज़ सही है, जो हम नहीं समझते वो चीज़ गलत है. जो कि जो कि वैसे जो डेमोक्रेसी, जैसे यूके का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो तो ये कहता है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम. दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, चाहे वो चीज़ आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, वो चीज़ रूल बन जाएगी. तो ये चीज़ तो वहाँ पे शायद चल जाए, लेकिन ये कि एक यूनिवर्सल जिसको हम कहते हैं ना, कि एक रूल ऐसा हो कि यूनिवर्सली एस्टेब्लिश्ड हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, उसके लिए हमें पार्लियामेंट की मोहर की जरूरत ना हो, वो लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. इस पे अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, कहीं भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर क्या रूल, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या ये हर एक का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे कोई एग्रीमेंट
यहाँ पे ग्राउंडिंग बड़ी वीक है। तो एक आम इंसान भी ये सोचता है कि ये ये एक्चुअली इसमें है क्या, मतलब वो रास्ता कौन सा सही है। अब चाइनीज एक मॉडल है। अब ना वो चाइनीज मॉडल जो है वो खास तौर पे जब ये चाइनीज मैं देख रहा हूँ, जब चाइनीज के जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, कन्फ्यूशनिज्म का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो अब लोग पढ़ रहे हैं उसको। अब चाइनीज मॉडल वो कहता है कि आपके अंदर जो है ना एक अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी, और एक कमांड सिस्टम होना चाहिए। वो ये कहता है कि भाई हर एक को बोलने की आज़ादी नहीं हो, लेकिन आप ये समझें कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मॉडल, जैसे इस्लामिक अगर मॉडल के हमारे कल्चरल मॉडल देखें, तो हम कहते हैं कि बड़ों की अदब करो, बड़ों की आप बड़ों के सामने ना बोलो। तो अगर कोई बंदा वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से कहेंगे तो दैट इज अ कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि भाई जारी बात है, आपको तो बोलने की आज़ादी है, आप बड़ों के सामने क्यों ना बड़ों को अदब करें। तो हम वो जो कल्चरल फैक्टर है वो उनका चाइना में बड़ा स्ट्रांग है। वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक बड़ा है बेसिकली, या आप ये कह लें कि जो भी आपके सोसाइटी का है, अब आप जो है वो आपके लिए सोच रहा है, आप बोले, तरीका है उनका बोलने का, लेकिन वो इस तरह से नहीं, वो इंटरनली आप बोलते हैं। इंटरनली आप कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी बहस होती है अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखें, लेकिन वंस दे डिसाइडेड तो उनके यहाँ एक कल्चर है टू ओबे द, और वो मेरे ख्याल से वो बहुत जगहों पर रिलीजियसली भी हम ये कहते हैं ये। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दैट इज एन क्लैश। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे जो जो रिलीजियस तबका भी है, वो भी इस चीज़ पे बात नहीं करता है, जो डेमोक्रेसी की जो एलिमेंट है। अब अल्लाह ताला ने तो कहा हुआ है कि भाई एक एक आलिम और एक जाहिल जो है बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने ये भी कहा हुआ है कि एक मुत्तकी जो है वो बराबर नहीं हो सकता, ये तो कुरान में लिखा हुआ है इसमें। तो अब आप जब आप ये कहते हैं तो आपका डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई ना बेसिकली। तो जब आपकी बराबरी नहीं है आपके रिलीजन के, अगर आप मॉरल अथॉरिटी को मॉरल एंकर लेके गए, तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। हालांकि हम उसके अंदर भी सेटिस्फाइड हैं। और जहाँ मॉरल एंकरिंग वीक है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हर बराबरी की फॉर्म में भी डिससेटिस्फेक्शन है। जब आप सारी बराबरी दे भी देते हैं, तब भी आप डिससेटिस्फाइड है। फेमिनिस्ट ये मूवमेंट जो है ये आप ये देखें। बड़ा हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दानिश। हाँ हाँ ये यहाँ पे जो लोग जो हैं लोगों को सबको इक्वल राइट्स देना चाहते हैं, उसमें हाँ आपको पता है कि वो मर्द औरत और वो सारी बहुत सारी तफरीक शुरू कर दी है उन्होंने। तो जहाँ वो इतनी यूनिक और इतने डिटेल लेवल पे जाके वो कर रहे हैं कि इनको भी राइट दें, आप इनको भी राइट दें, इनको भी रिकग्नाइज करें कि पीपल आर डिफरेंट। हम्म ठीक है, ठीक है, पीपल आर डिफरेंट। लेकिन आप फिर लॉज पे जब आप जाते हैं, तो आपने लॉ सबके लिए एक ही बनाया हुआ है। फिर अब आप ये भी रिकग्नाइज करें कि ह्यूमन टेंडेंसीज भी डिफरेंट है। हम्म फिर आप ये भी रिकग्नाइज करें कि जिनके पास अथॉरिटी और पावर है वो जिस तरह से लॉ को और चीज़ों को अब्यूज करते हैं, और फिर हम्म उनके पास रिसोर्स भी होते हैं कि दे कैन हायर लॉयर्स एंड डू अदर थिंग्स। सो मे बी फिर वहां पे ये भी रिकग्नाइज करें ना कि लोगों को फिर आप उसी हिसाब से डील भी करें फिर अंडर द हम्म लॉ, उनको उस हिसाब से सजा भी दें। अब अगर एक इंसान नहीं समझ सकता चीज़ों को, लेकिन एक इंसान बहुत क्लेवर है और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स कर रहा है, सो हम्म आई मीन फिर आप हम्म वहां पे भी जाके जस्टिस करें ना। ठीक है नहीं ना। सही। सो हम्म तो आई थिंक वो चीज़ें जो इस्लाम में हैं और जो चीज़ें हैं हमारे वही नज़र आता है कि यहाँ पे जो चीज़ें ये कर रहे हैं कि इट्स नॉट लाइक जब तक चीज़ें प्ले आउट होके आगे पता चलेंगी, आज तो वो नज़र आती हैं सरफेस पे कि मे बी ये जो है ना सही बात है कि राइट्स और ये और वो सारी चीज़ें। बट बहुत सारी हमारी जो रूल्स में, जैसे चाइना का अपने सिस्टम का, हम्म ईस्ट का सिस्टम है, या जो हमारी इस्लामिक सोसाइटी के जो चीज़ें हैं, वो उस लिमिटेशंस नज़र आती हैं, रिस्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं। बट उन रिस्ट्रिक्शंस का ही वही आपको जो है वो अपलिफ्ट करती हैं, वही आपको फायदा देती हैं। अब एक मतलब इसमें मतलब पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना कि आप इसको कैसे आप समझें। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से किसी ऐसे शख्स को बता सकते हैं कि जो इस पे बिलीव नहीं करता, और आप उसको फोर्स भी नहीं कर सकते कि वो आपकी चीज पे बिलीव करे, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना अभी, हम्म कि आप जो है वो किसी को किस तरह से आप वो कर सकते हैं कन्विंस। हम्म
सो एक और मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे मैं अक्सर डिबेट देखता हूँ, तो जो हमारे इस्लामिक मतलब जो डिबेट करते हैं लोग, जाके ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट्स हैं, डिफरेंट हैं, वहाँ एक थियोलॉजी पे डिबेट चल रही होती हैं। और एक चीज मैंने नोटिस की कि हम एक जो पॉइंट ऑफ व्यू हम उनके आगे रखना चाहते हैं, उसमें अक्सर वो एलिमेंट वहीं से होता है कि जब वो आपकी बिलीफ सिस्टम को रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो फिर वो आपकी एक्सप्लेनेशंस को भी जो है वो फिर रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो यू हैव टू टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज, राइट? आई मीन हम्म व्हाटएवर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू आर यूजिंग इज जस्ट यू नो उसके स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने पड़ेंगे एक लेवल पे, हम्म फिर आप बात कर सकते हैं ना। आई हम्म मीन यही तो आजकल कंफ्यूजन है ना कि लिंग्विस्टिक्स के अपने चैलेंजेस हैं, हम्म और मैथ्स और फिजिक्स जो लोग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैथ्स और फिजिक्स से जो है हम हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इटसेल्फ दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो जब मतलब लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जब जैसे न्यूटन ने जो जिस वक्त न्यूटन ने ये लॉज डिफाइन किए थे, ये चीजें की थी, उसने अपने वर्ड्स में जो है खुद एक्सेप्ट किया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उस वक्त तक गैलीलियो वगैरह और उस तरह के जो जिन लोगों ने बड़ी डिस्कवरीज की थी, सो उनका मेयार ये था कि दुनिया जो है वो वाकई कोई है क्लेवर सिस्टम, और वो मैकेनिकल फिलॉसफी पे बिलीव करते थे जो साइंस अब कहलाती है। तो लेकिन न्यूटन ने कहा कि वो मैकेनिकल मॉडल जो एक जिसका एक फिजिकल कंपोनेंट लेवल पे कमिंग टुगेदर अगर आपको समझ में आता है, हम्म तो वही रियलिटी है, वही वही एक गुड एक्सप्लेनेशन है। दैट वाज द स्टैंडर्ड, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट के यही फिर मॉडल जो है व्हिच इज लाइक द अल्टीमेट प्रोबेबली द ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, जो कि जस्ट स्टीवन हॉकिंग ने अपनी सारी लाइफ गुजार दी एक हम्म। वो अ, लिख सके वो एल्गोरिथम या फॉर्मूला कि जिसपे सारी अल्टीमेट रियलिटी एक्सपोज हो जाए, लेकिन वो नहीं कर सका, ठीक है। तो वो तो अल्लाह का वादा भी है कि वो तो राज तो वो ही जानता है, वो हर चीज इंसान को नहीं देगा इस तरह से, ठीक है ना। हम्म। तो जो मेटाफिजिकल सेंस है दुनिया की, उसको समझने के लिए हमने बहुत सारे डिसिप्लिन्स बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन अल्टीमेटली अब हम जो है वो बजाय इसके कि चीजें कन्वर्ज हों, वो मजीद डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब तसादुम का शिकार हैं चीजें, लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे आके आपको मे बी यू नीड टू लुक बियॉन्ड योर करंट मीन्स, राइट? और जो जिन 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 चीजों से आप मेजर करने जा रहे हैं, मे बी दैट इज नॉट द राइट टूल टू हम्म। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? तो वो असल में जो बेसिक जो प्रॉब्लम आ रही है, एक हम अगर हम किसी यूनिवर्सल फिलॉसफी की तरफ जाएं, अगर हम टोटल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ जाएं, तो हमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि कोई भी चीज़ की सही और गलत का जो मयार है वो क्या है बेसिकली। क्या वो चीज़ किस बेसिस पे हम ये कहेंगे कि वो चीज़ सही है या वो चीज़ गलत है बेसिकली। तो वो मेयार का तयन जिस वक्त होगा, तो हमारा ये जो जायजा है, जो दो चार बात कही हैं आपने, कि एक तो ये कि क्या कौन सी चीज़ सही है गलत है, नंबर वन, और दूसरा ये कि अगर कोई चीज़ सही है तो हम किस बेसिस पे हम किसी को बताएं कि वो चीज़ सही है। तो हमें वो मेयार को देखना पड़ेगा कि वो क्या स्टैंडर्ड है कि जो हम सेट करेंगे जिससे हम ये कहें कि भाई कोई चीज़ की बात सही है या गलत है। तो अब ये फिलॉसफी के अंदर जो है ना, ये अब जाना पड़ेगा। अब उसके अंदर जो है जो दुनिया में इस वक्त जो राइट सिस्टम चल रहा है वो तो यूटिलिटेरियनिज्म है। वो तो मेयार ये कहता है कि सही और गलत क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अंदर आती है, जो सोसाइटी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे, उसको हम उसको सही कहेंगे, और जो नहीं दे वो गलत कहेंगे।
तो इसको हम इस फिलॉसफी के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें, अब हम आप जो मतलब मैथमेटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, तो उसके अंदर भी जो आप जो फंक्शंस बनाते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर आप या प्रोडक्शन आपकी टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर भी आप ये देखते हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिमाइज लेवल। अब इंडस्ट्री 4.0 पे जा रहा है तो वो सारा बेसिकली सारा ऑप्टिमाइजेशन है कि हम जो है ना बेसिक सम रिसोर्सेज से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा कैसे, तो वो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है बेसिकली, जिस पे हम ये चल रहे होते हैं ना। तो दुनिया में जो है इस वक्त जो माना हुआ सिक्का है जिसके थ्रू यू कैन कन्विंस एन आइडिया, वो आपका यूटिलिटेरियनिज्म है बेसिकली, जो अभी जो समझ में आया। और ये फॉर्मलिज्म या कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहला इसको, यानी तो फॉर्मलिस्ट व्यू जो इससे पहले होता था वो ये था कि सोसाइटी ने कुछ ना कुछ नॉर्म्स राइज किए हुए थे। अब वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे वो उसके हिसाब से जिसको अगर हम उसको रिलीजियस नॉर्म कह लें या कोई कल्चरल नॉर्म कह लें, तो वो नॉर्म जो है वो डिसाइड करते थे चीज़ सही है या गलत है। वो जो मैंने स्टार्ट में कहा कि कलेक्टिविज्म से हम इंडिविजुअलिज्म पे आए हैं, तो बेसिकली, और ये जो हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो वो ग्लोबल विलेज इस सेंस के अंदर है कि कलेक्टिविज्म के अंदर जो है ना सोसाइटल नॉर्म्स चल रहे होते थे। तो वो नॉर्म्स क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट होते थे, तो वो जो है वो हर एक के अलग 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 होते थे। तो उससे हम क्या इंडिविजुअलिज्म पे आ गए, तो हम वो क्योंकि इंडिविजुअलिज्म में जो नॉर्म जो चलता है वो यूटिलिटेरियन नॉर्म चलता है, तो अगर हम यूटिलिटेरियन नॉर्म पे जाएं तो वो पूरी सोसाइटी के लिए सेम हो जाता है पूरी, तो इसलिए हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट वो यही है कि एवरीबडी वर्क्स फॉर हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट बेसिकली। तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये आती है कि क्या ऐसे कलेक्टिव नॉर्म्स थे, मतलब वी नीड टू, हम हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि क्या यूटिलिटेरियन इसी इंडिविजुअलिज्म में रहते हुए, इसी फिलॉसफी में रहते हुए, क्या कैन वी एक्सप्लेन दैट रिलीजियस नॉर्म्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे नॉर्म्स बने थे पुराने, क्या वो इसी इसी में रहते हुए कैन वी एक्सप्लेन के इसका जो है बेनिफिट हो सकता है, नंबर वन। और इसकी एग्जांपल मैं तो कहता हूँ चाइनीज मॉडल इज अ वेरी गुड एग्जांपल के, जिसमें उन्होंने जो है ना वो दिखाया कि वाकई में जो है आप इसमें ना सिर्फ compete कर सकते हैं, आप चाइना का मॉडल जो है वेस्ट से बिल्कुल अगेंस्ट है। वहाँ पे आपको कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नजर नहीं आएंगे, आपको बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स के नाम नजर नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पे एक वहाँ पे डेवलपमेंट नजर आ रही है, वहाँ पे लोगों को खुशहाली नजर आ रही है। तो एक तो वो मॉडल है जहाँ पे यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ यूटिलिटेरियन। अच्छा, चाइना के अंदर बेसिकली तो वहाँ पे कंफ्यूजन तो है, एक फिलोसफर था वो बेसिकली, तो उसका इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन इट्स अ वेरी यूटिलिटेरियन बेस्ड सोसाइटी। अगर हम ये देखें तो लोग वहाँ पे भी जो है ना इस बेसिस पे करते हैं, तो वो नॉर्म्स को चेंज करने के बाद भी यू कैन अचीव दैट मैक्सिमाइजेशन, नंबर वन। तो एक तो ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो व्हाट इज द बेस्ट, हमें ये देखना पड़ेगा इन अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि भाई कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि स्टेबिलिटी देता है, आपकी गवर्नेंस की स्टेबिलिटी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी देता है, और आपको जो है थिंकिंग पे मजबूर करता है कि जिसमें आप न्यू नए आइडियाज को जनरेट कर रहे होते हैं, जिसके आप बढ़ रहे होते हैं, जिसके थ्रू जो है यू कैन हैव, आप पॉवर्टी रिड्यूस कर रहे होते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे होते हैं। तो ये हमने वर्ल्डली जो है स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं। तो जो फिलॉसफी या जिस चीज़ पे आप ये चीज़ें पूरी हो रही होती हैं तो वो हम बेस्ट फिलॉसफी कह रहे होते हैं। तो एक तो इस तरह से यू कैन हैव अ डिबेट। और एक दूसरा ये दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर हम इसका यार्ड स्टिक ही चेंज कर दें, तो हमें वी नीड टू गो बैकवर्ड्स। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जिस वक्त ये सिस्टम कलेक्टिविज्म सिस्टम था, जिसको मैं एक कबायली निज़ाम कहूँ, ट्राइबल या इंपीरियल दौर के अंदर भी दे आर पॉकेट्स ऑफ, तो उसके अंदर भी सिमिलैरिटीज थी। तो वो जो सिमिलर निज़ाम था, क्या वो सिमिलैरिटीज क्यों थी, क्या, हालांकि डिफरेंट, मैं तो ये देखता हूँ कि डिफरेंट मुख्तलिफ डाइवर्स जगहों के लोगों ने कलेक्टिव सिस्टम अपनाया जो कि आमतौर सिमिलर था। तो इसका मतलब है कि वो उसमें यूटिलिटी उसमें मौजूद थी जिसकी वजह से वो सिमिलर था। तो काइंड ऑफ अ कलेक्टिव सिमिलैरिटी, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो क्या उस पुराने सिस्टम के अंदर था जो कि हम इसमें कर सकें ना। और ख़ास तौर पे मैं जो मुझे थोड़ा सा मैं नज़र आता है वो ये कि ये जो हमारा इंडिविजुअलिज्म जो सिस्टम है, या ये प्रॉपर्टी राइट्स का सिस्टम है, या आप ये कह लें कि सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसी हम्म। वजह से आप ये देखें कि दुनिया भर में जहाँ गवर्नेंस सिस्टम बेहतर है तो वहाँ पे सिस्टम कामयाब हुआ है, और जहाँ गवर्नेंस सिस्टम बेहतर नहीं है तो वहाँ पे जो है सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया, बल्कि उसका आउटकम उससे भी बुरा आया कि अगर कोई और सिस्टम होता तो शायद बेहतर चला जाता। तो अगर अगर हमारी इकोनॉमीज या हमारे जो
आप समझ लें कि सोसाइटीज एक ऐसे जगहों पे, यानी कि गवर्नेंस बेहतर होने का मतलब है कि इट हैज़ अ लोअर लेवल ऑफ रिस्क। तो क्या इस सिस्टम के अंदर वो रिस्क के हिसाब से जो है कि हायर रिस्क एनवायरनमेंट के अंदर क्या ये ऑपरेट कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अगर आपकी गवर्नेंस लेवल ऐसी नहीं है तो क्या ये सिस्टम बेहतर है? क्योंकि ये इससे पहले जो एक कलेक्टिव सिस्टम था वो एक ऐसी जगहों पे रहा है जहाँ पे देयर इज नो गवर्नेंस। आपने बहुत सारी एग्जांपल देखी हैं जहाँ पे कबायली निज़ाम जो है, वो कबायली निज़ाम होता ही यही है कि इट्स अ कॉसी गवर्नेंस सिस्टम जहाँ पे गवर्नेंस नहीं होती। तो एक सवाल यह है कि जो कलेक्टिविस्ट जो सिस्टम है, क्या उसकी सर्वाइवल या उसकी इफिशिएंसी या यूटिलिटेरियन फिलॉसफी से हम ये देखते हैं कि क्या गवर्नेंस अगर नहीं है या कमज़ोर है तो क्या ये सिस्टम बेहतर रिजल्ट दे सकता है? जैसे हम वैल्यू ऑफ एट रिस्क निकालते हैं, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, तो वी नीड टू डू अ सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ दिस वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम एज वेल, कि क्या वो सेंसिटिविटी में गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता, या सिर्फ ये उन लोगों के लिए है कि जो बड़े प्रॉस्पर हों और हर चीज़ अच्छी हो और उनके पास ये स्केल हो देखने का कि क्योंकि हर चीज़ अच्छी है, दुनिया एक अच्छी तरह से गुजर रही है, तो फिर हमारे पास एक टाइम भी बहुत है क्योंकि आजकल प्रोडक्टिव इतने लोग होंगे तो लोगों के पास टाइम बहुत हो गया है। लॉकडाउन की वजह से भी लोगों के पास टाइम बहुत आ गया है, तो लोगों के पास टाइम भी बहुत है सोचने का, फिर वो सोचें एक ड्राइंग रूम में बैठ के कि सिस्टम ऐसा बेहतर है, ये है, अपने एंगल से सोचें। तो वी नीड टू सी के, और खास तौर पे जब आप पूरी दुनिया को देखें तो वेस्ट जो है वो दुनिया का बहुत कम छोटा सा हिस्सा है। यूएस की जो आबादी है हार्डली 300 मिलियन की है, और यूरोप भी ऑलमोस्ट 300 मिलियन से भी कम है। अगर हम ये छोड़ें तो तकरीबन ये 600 मिलियन 700 मिलियन का टोटल वेस्ट है। और जो नॉन वेस्ट है वो तो बाकी 8 7 साढ़े 7 बिलियन में से अगर आप आधा भी निकाल दे तो 7 बिलियन तो नॉन वेस्ट है। तो जहाँ पे ये वेस्टर्न फिलोसफी वो जो नॉन वेस्ट है वो तो उस तरह के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो नहीं है जहाँ पे जो है $15,000 या $20,000 पर कैपिटा इनकम चल रही हो, जहाँ पे आपके पास हाईली प्रोडक्टिव जॉब्स हो, जहाँ पे यू आर ऑन द एज एंड देन यू ना उस पॉइंट से सोच रहे हो। तो अगर 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 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी नहीं है और वो रिजिलियंस नहीं है तो आपने स्ट्रेस टेस्ट तो किया ही नहीं उस सिस्टम को। तो और जहाँ पे आपने स्ट्रेस टेस्ट किया है सिस्टम को, अफ्रीकन कंट्रीज में या पाकिस्तान या साउथ एशियन में अंदर, वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं निकला, या कहीं और आपने स्ट्रेस टेस्ट जहाँ पे आपने किया है। तो ये तो वो वाली बात है कि जब विक्टोरियन एरा में जब प्रोस्पेरिटी यूरोप में आई तो फिर लोगों ने ये सारी फिलोसफीज पे सोचना शुरू कर दिया। जब डंडा पड़ा था वो चीजें सोचना बंद। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स काइंड ऑफ अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट सिस्टम, आई डोंट नो, मतलब अगर हम इसी फिलॉसफी पे ही, अगर हम इस पैराडाइम पे भी बात करें, यूटिलिटेरियनिज्म पे ही बात करें, तो आई थिंक तो उस हिसाब से भी कोई सिस्टम के अंदर बड़ी इनहेरेंट स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं जो तो ये है मतलब मेरे। अगर आप देखते हैं कि आजकल कैपिटलिज्म से जो मसले हैं वो अपर लेवल पर है ना, ग्रोथ से रिलेटेड मसाइल ज्यादा हैं। ऑन द हम्म। बेसिक लेवल तो इट वर्क्स ब्यूटिफुली, राइट? हाँ। लेकिन मसले वहां आ रहे हैं जहाँ पे आपके पास कॉन्ग्लोमरेट्स बन गई हैं, एंड देन दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पावर स्ट्रक्चर्स इन अ सोसाइटी ऑन हम्म। ऑल लेवल्स। और वहां जाके मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं ना आपके लिए। वरना तो हम्म। ठीक है, आपका कैपिटलिज्म इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम, राइट? क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बी कंपेटिटिव एंड एवरीवन वांट्स टू बी सर्व्ड हायर वैल्यू थिंग्स, एंड देन प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है आपकी, कस्टमर जो उसकी सेटिस्फेक्शन बेस्ट है, एंड देन द सेल्फ इंटरेस्ट में जब इंडिविजुअल काम कर रहा है तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑल्सो, उनके सेल्फ इंटरेस्ट में है कि दे कीप द कस्टमर्स हैप्पी, राइट? हाँ। So they will, हम्म। try and offer their best to them, work their best. हम्म। So ये सारी चीजें हैं, लेकिन मसले कहाँ पर आ रहे हैं? वहां पे आ रहे हैं जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस हो रही है, जहाँ पे जाके करप्शन हो रही है, जहाँ पे जाके वो एम्बेड हो गए हैं आपकी गवर्नमेंट के अंदर, चीजों के अंदर, एंड देन इट्स लाइक you're back to square one with this capitalism thing as well, कि अब आप फिर उस जगह पे चले गए हैं जहाँ पे रिच एंड एलीट जो है, एंड देन पुअर का जो है वो गैप जो है, वो इसी की वजह से बने ना बहुत सारे सिस्टम्स जो लिबरेटिंग के, आपके सोशलिज्म के, जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट हुई है, जहाँ पे आपके पहले जो है वो रिलीजन को जिस तरह यूज किया गया, उसके बाद फिर आपने लोगों को लिबरेट करने के लिए नए आइडियाज लेके आए, एडम स्मिथ आया आपका, फिर आपने कार्ल मार्क्स आया, उसने सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियाज दिए। तो उसके बाद ये
कैपिटलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, इसमें जो है मसले आपके ग्रोथ से रिलेटेड ज़्यादा है ना, लेकिन हम अक्सर जो है वो जो फोकस बन जाता है यूजुअल कॉन्वर्सेशंस का, वो बेसिक राइट्स और बेसिक लेवल पे बातें होती रहती हैं। आई मीन दीज आर, देखना चाहिए ना कि पॉइंट ऑफ फेलियर कहाँ पर है, एंड यू दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? मतलब कि मैं तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मैं एक पॉइंट कहता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी है जिसको हम कहते हैं कि सब इक्वल राइट्स हो, और ये बेसिकली डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज जो है मैं मिला के कहता हूँ कि ये जो एक वेस्टर्न सिस्टम है जिसके अंदर ये दो चीज़ों पर बड़ा जोर है। अब देखे ना, ये इसकी ये दैट वर्क्स वेरी वेरी बेस्ट जब आपके पढ़े लिखे लोग हों और वो डेमोक्रेटिकली उसको यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फिर सबके पास हो, सबके पास एक इक्वल राइट हो। लेकिन होता यह है कि जब आपके पास वो इक्वल राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता है, गलत राइट पढ़े लिखे लोग नहीं होते, और वो उनका जो लॉन्ग टर्म वो उस सोच उस तरह नहीं सोचते कि जो जिस जिस जगह आपकी इकोनॉमी के अंदर बेहतर है, बेनिफिट है, और उसके बाद इक्वल राइट भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि जो आपके बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो वो वो ज़्यादा डिक्टेट कर रहे होते हैं फर्म्स को। वॉल स्ट्रीट जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है यूएस गवर्नमेंट को रादर देन अ कॉमन मैन। तो वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट जहाँ नहीं होते, मैं हर जगह तो जहाँ जहाँ वो होता है तो वहाँ तो सही है। अब आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 100 लोग हैं और 100 में से 90 गधे हैं, तो आपका जो लीडर होगा वो गधा ही होगा बेसिकली, चाहे आप किसी भी सिस्टम से कर लें। तो वो गधा जो है गधे को सेलेक्ट करेगा। अगर 10 घोड़े हैं तो वो कभी भी घोड़ा नहीं जो है वो लीडर बनेगा, वो गधा ही बनेगा, चाहे आप कोई भी मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम भी ले आए। वो आउटकम ही यही होना है, ठीक है ना? अगर जब तक कि आपके पास घोड़ों की तादाद ज्यादा नहीं हो जाती। और मैं कहता हूँ सिंपल सी एक, अगर कहें कि अगर आप से कोई भी एक रैंडमली किसी भी एक चूज कर लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घोड़े को लीडर बनने के चांस ज्यादा होंगे इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम पे एज कम्पेयर टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे तो देर इज मे बी अ मोर चांस जहाँ पे आपका। तो कहने का मकसद ये है कि डेमोक्रेसी जो है ये उस वक्त आती है कि व्हेन यू हैव अ काइंड ऑफ अ एनवायरनमेंट जो वेस्ट में जो सूट कर रहा है। वेस्ट में कामयाब हुई है, मैं नहीं कहता वेस्ट ने डेमोक्रेसी में तरक्की की है, लेकिन ये हर जगह तो कामयाब नहीं हुई ना। बहुत सी जगहों पे कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान में आप देखें आज तक वो वही मामला चल रहा है कि आपने डेमोक्रेसी में भी गधा ही निकल के आ रहा था। जो जो आपके जो वजह क्या है कि बिकॉज लोग अवाम जो है वो उस तरह से अब मैं उनको भी नहीं कहता, सिस्टम जैसे बने हुए हैं कि जहाँ पे आपकी सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो, तो वहाँ पे आप जो ऐसे वोट्स कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी मच अनइक्वल काइंड ऑफ अ थिंग। ये आप जो है हम ये बहुत ख्याली बातें होती हैं कि ये ऐसा है नहीं। अगर रियल ग्राउंड रियलिटी देखें, और अगर आप इसमें देखें कैपिटलिज्म में भी देखें, तो अच्छा, सही। सो अथर, हाँ।
अच्छा हाँ वो नेट। सॉरी, वो शायद कुछ मेरी लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा नहीं नहीं, मेरी तरफ से अच्छा। तो वो हम ये बात कर रहे थे कि सिस्टम वर्क्स बेस्ट जब आपके हालात अच्छे हों। और जो मैं कह रहा था कि इस्लामिक सिस्टम जैसे है, अब इस्लामिक सिस्टम के अंदर एक पॉइंट कहता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि इनहेरेंटली जो आपके सिस्टम जो बनाया वो तो कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ सिस्टम है कि यू डोंट हैव एनी, नहीं यू आर फ्री टू बेसिकली डू व्हाट। अच्छा, जो कैपिटलिस्ट की मैं शुरू में जो बात कह रहा था वो ये है कि कैपिटलिस्ट फिलॉसफी ये है कि यू वर्क फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। तो फिर सवाल ये होता है कि सोसाइटी का इंटरेस्ट कौन देखेगा। तो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई भी होती है कि गवर्नमेंट जो है ना वो दे लुक आफ्टर दैट सोसाइटी का जो बेनिफिट है। तो उसके लिए जो है यू हैव ओल्डर लोगों के लिए जो है आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके जो, फिर हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो एजुकेशन भी गवर्नमेंट देख रही होती है कि स्कूल्स में हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन मिले, और लोअर एंड वाले लोगों को ख्याल रखें। तो इस वजह से कैपिटल सिस्टम के अंदर हमने एक एंटिटी डाल दी गवर्नमेंट, जिसको जहाँ पे जो है, तो जब आपने गवर्नमेंट डाल दी तो इंडिविजुअल की जो है ना वो जो ख्याल रखता है इंडिविजुअल दूसरों का अपने तौर पे वो खत्म हो गया, क्योंकि वो कहता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि एक सिस्टम अगर हम कह रहे हैं रिलीजन के अंदर, जैसे हमारे इस्लामिक सिस्टम है, उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आप खर्च करो, कितना खर्च करें, ये कुरान की बात कर रहा हूँ कि कितना खर्च हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको बता दें कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो खर्च करें, और कहाँ खर्च करें ये बता दिया। तो कहने का मकसद ये है कि वंस आपने अब ये आपकी जिम्मेदारी है एक सिस्टम के अंदर, इट्स अ काइंड ऑफ अ कलेक्टिव सिस्टम, कि जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ा रेजिलियंट सिस्टम है कि इफ इवन इफ अगर आपकी जो गवर्नमेंट जो है, आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटी जिसको आपने एक तरह से बता दिया कि इसको इक्वलाइज करने के लिए होना चाहिए, वो ना भी हो, तो आपकी जो इंडिविजुअल है ये खुद एक इसको हम सोशल कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ सोसाइटी, जहाँ पे जो कैपिटलिज्म की जो बेनिफिट है इंडिविजुअली जो है ना वो सोसाइटी में जा रहे होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम जो है ये उसी वक्त आएगा कि जब आपका मॉरल एंकर बड़ा स्ट्रांग हो। पाकिस्तान में आप ये देखें कि हेल्थ हेल्थ का आप ये देखें, सारा जो है ना इस वक्त प्राइवेट सेक्टर हेल्थ देख रहा है। उसके पास पैसा, मतलब आप इंडस का देख लें, दूसरा देख लें, तो वो प्राइवेट सेक्टर जो है, एजुकेशन में बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर आया हुआ है। तो जो हमारा फिलंथ्रोपी है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों का जो है, लोग अपने तौर पे, तो वो देख, तो इसकी वजह यही है कि यू हैव अ मॉरल एंकर। शायद हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग ना हो, हम लोग जो है इनहेरेंटली तो नहीं है, हम अपने आप को इस्लामी लिहाज से वह मुसलमान हम नहीं, वह मुसलमान तो कह सकते हैं, लेकिन वो इनहेरेंटली प्रैक्टिसिंग नहीं है, हम कहीं बहुत दूर तक भी नहीं है। लेकिन जो ये भी है उसके हिसाब से यही एक मॉरल एंकर। dilemma हाँ। dilemma एक ये भी है ना दानिश के, इस वक्त जो ऑल्दो के हमें नजर आता है कि जो हमारी मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना दी थी हमें एज अ मॉडल, हम उसको कहीं पे रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सके ना इन इट्स ट्रू एसेंस जिस तरह थी। यस। तो आज हम अगर डिबेट करते हैं किसी के साथ, तो हाँ हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये तो चीज़ें पे बहुत पहले से आंसर्ड है कि सोसाइटी जो है वो कैसे चलेगी, गवर्नेंस एक अलग है, and then you have a free will and free you have freedom to do whatever you want to do, right? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तिजारत करते थे ना, that was a great example। तो यहाँ पे भी इस वक्त जो जैसे आपने कहा कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म की चीज़ें मिक्स हो रही हैं, क्योंकि एक एरा था जब आपने कहा था कि नहीं डिवाइड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आई थिंक अब जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, वी कैन मे बी लुक इनटू थिंग्स वेयर वी कैन टेक थिंग्स फ्रॉम सोशलिज्म एज वेल। जैसे यहाँ पे यूके में भी जो सिस्टम चल रहा था, ये बेनिफिट्स हैं, लोगों के लुक आफ्टर करते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, सब कुछ करते हैं। एंड देन जो मतलब अक्सर जो है हम कहते हैं कि नहीं, टोटली जो है वो कैपिटलिज्म में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स जहाँ हैं वहाँ पे एक्चुअली वो कुछ बाउंड्रीज एंड पैरामीटर्स की चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप उसको कैसे, आई मीन all growth is not good, that's what we need to realize, right? Or there's got to be a limit, and
एक्सट्रीम किसी भी चीज का चला जाना वो एक हमेशा खतरे की बात होती है ना। हम्म। तो कंट्रोल, पावर, इन्फ्लुएंस ऐसी चीजें हैं कि जब इंसान को वो मुयस्सर होंगी तो वो उसे इस्तेमाल करेगा। देखिए, सबसे बड़ा जो इसके अंदर ना मॉरल एंकर आता है कि अगर वही। आपके पास पैसा आ रहा है, तो अगर आप एक यूटिलिटेरियन फिलोसफी पे जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो जो पैसा आ रहा है ये मेरी मेहनत की कमाई है बेसिकली, क्योंकि मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी गुजारी है, मैंने अपना जो है, मैंने अपना पैसा, अपना माइंड ये किया है। अब इलन मस्क जो है इस वक्त जो है लार्जेस्ट मोस्ट जो है सबसे अमीर तरीन इंसान बन गया है, 150 बिलियन का। तो वो तो ये कहेगा कि ये तो मेरी अपनी जो है ये है, जो भी मैंने अपना रिस्क लिया, मैंने अपना जो है मेरी इनोवेशन थी, मैंने नया आइडिया किया, इन्वेस्टर ने उसको पकड़ लिया और ये तो मेरा मेरा अपना है। तो जब आप वो कहते हैं ना कि जो वेल्थ जो है ये आपकी अपनी है, तो फिर आप ये कहते हैं कि वाई शुड आई शेयर विद अदर पीपल। और खास तौर पे तो हम ये जब ये कहते हैं जिनके पास वेल्थ नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने उनमें कोई खामी होगी, उन्होंने जो है कोई इतना अच्छा अपना डिसीजंस नहीं लिए दुनिया के अंदर। खास तौर पे जब आप ये देखते हैं कि जब वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जब गवर्नमेंट जो है हर एक का टेक केयर कर रही है, तो कहते हैं कि यार ये लोग क्यों आगे नहीं आए, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर बात है। उस वो देवर नॉट प्रूडेंट इटसेल्फ, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं थे उनकी जो है, तो मैं क्यों किसी से शेयर करूं। तो वहां पे इनक्वालिटी नजर आएगी कि आप कहेंगे कि भाई नहीं, मैं क्यों शेयर करूं, मतलब मैं किसी का क्यों ख्याल रखूं। एक तो है कि वो अपनी वजह से जो है वो उसमें है, और दूसरा ये तो मेरे अपनी मेहनत के पैसे हैं। अब यहाँ पे मॉरल एंकर आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे यहाँ अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ मॉरल एंकर हम ये कहते हैं कि नहीं, जो पैसा जो आपने आया है, जब इंसान इस दुनिया में आता है, तो वो रिस्क जो है वो अल्लाह ताला डिफाइन कर देता है। तो यू कैन नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ रिस्क जो आपको मिल रहा है, आपके किस्मत में है। आपको सिर्फ इख्तियार ये है कि आप उसको हलाल तरीके से कमाएं, हराम तरीके से कमाएं। अगर आप हराम तरीके से भी कमाएंगे, हराम का मतलब ये है जो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, तो अगर आप वो हराम तरीके से भी कमाएंगे तब भी आपको रिस्क उतना ही मिलेगा जितना आप हलाल तरीके से कमाएं। और अगर हम ये देखें कि दे आर सो मेनी वेरिएबल्स, जो जो हम ये कहते हैं ना कि ये शख्स कामयाब हो गया, तो उस शख्स का एक अगर कामयाब हुआ है तो 999 लोग जो नाकाम भी हुए हैं। और वो अगर उन नाकाम लोगों को और उस कामयाब लोगों के बारे में अगर आप ये देखें, तो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। दे आर वेरी मच इनोवेटिव। मैं एग्जांपल बताऊं टेस्ला की। अब टेस्ला जिस बंदे के नाम पे है, निकोलस टेस्ला, वो तो बहुत बड़ा इनोवेटर था। और वो जो है एक एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है ब्रोक किस्म से हालत में जो है वो मरा हुआ मिला। और हाउ द वर्ल्ड, और शायद मेरे ख्याल से ये टेस्ला भी उसी के नाम पे बनी है कि हालांकि ही वुड डिजर्व अ नोबेल प्राइज एटलीस्ट, लेकिन ये कि इसका एक रेडियो जिसने एग्जाम्पल जिसने है। उसका पेटेंट लिया उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तो कहने का मकसद ये कि दुनिया में कामयाबी और जो नुकसान जो आपका होता है वो इस वजह से नहीं होता कि आपने बहुत कुछ किया है, ये बहुत इसमें लक का ताल्लुक भी होता है। तो अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है कि आप इसमें आपको कोई काम नहीं है, जब आपका ये मॉरल एंकर बड़ा मजबूत होगा कि भाई आपका फायदा और नुकसान जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से है। 999 लोग जो हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री में, मैं आई एम वेरी बायस्ड अगेंस्ट दैट केस मेथडोलॉजी, खासतौर पे जब हम ये बताते हैं कि ये कामयाब लोगों की कहानी है। हमें कुछ नाकाम लोगों की कहानी बतानी चाहिए कि कितने अच्छे लोग गुजरे हैं जो नाकाम भी हुए हैं। इसकी वजह से आपको अल्लाह पे यकीन आएगा कि दे आर सो मेनी वेरिएबल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, और जस्ट बिकॉज के वो हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपके कारनामे या आपने एफर्ट किए। तो हमारा मॉरल एंकर अगर ये स्ट्रांग हो, तो इससे ये होगा कि एक तो ये कि आप ये नहीं समझेंगे कि ये जो वेल्थ जो आपको मिली है ये आपकी अपनी है, आप ये समझेंगे कि अल्लाह ताला ने दी है, नंबर वन। और नंबर टू फिर ये कि उसके साथ आपको ये ख्याल आएगा कि वी शुड शेयर दैट वेल्थ टूवर्ड्स पब्लिक, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई चीज़ है तो हम अल्लाह ताला के हिसाब से इसको जो है ना पब्लिक में शेयर करें। तो वो जब आपकी ये दो चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप वेल्थ को शेयर करेंगे। ठीक है ना, वो आप जो है ना लोगों को जो है उस वेल्थ में हिस्सा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता होगा कि भाई ये चीज़ आपकी अपनी नहीं है। तो मॉरल एंकर होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब जब अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो इट्स वेरी हार्ड कि आप उसको जो है शेयर करें ना। तो इंसान का एक इंसान का अपना एक वो है कि इंसान खुद जो है अगर ये चीज़ उसको नहीं समझ में आएगी तो वो क्यों वो करेगा। तो हर लाइफ के अंदर, हर उसके अंदर जो है ना ये ज़रूरी है आपका कि आप जो है ना एक मॉरल एंकर होना, जो कि आई थिंक हम लोग बड़ा
बड़े वही मैंने कहा ना, सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि चाहे आपके पास हो या ना हो। वाई? बिकॉज वी बिलीव इन समथिंग, और जब आपका बिलीव कमजोर हो जाए तो यू देट इज इनहेरेंटली जो है इन अनसेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन होती है, जो कि बिकॉज आपके पास एंकर नहीं है। वो जो आपका एंकर है वो खुद स्विच होता है, वो उसका उसकी उसकी ग्राउंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ा सा उसमें जी अतर आप हैं? जी, तो सॉरी, सो ये मेरे हॉटस्पॉट्स में कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा, सॉरी, ओके, चलो। वो स्विच तो होते रहते फॉर सम रीजन। तो ये था यू, आप तो कुछ एनीथिंग टू ऐड टू दिस डिस्कशन? नहीं, आई थिंक इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि मॉरल एंकर का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन चीज़ों को हम वो लेते हैं कि कंसेंसस से चीज़ें हो रही हैं, और आपने हाल देख लिया है कि पॉलिटिक्स में, चीज़ों में, कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है, चीज़ों के थ्रू जो है, वो किसी भी किस्म का नैरेटिव जो है वो आप सेल कर सकते हैं लोगों को। हम्म। ठीक है ना? यहाँ पे ब्रेक्सिट हो रहा है और कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ और चल रहा है। सो आई ट्रक की बत्ती मीन के पीछे लगाया लोगों को है। ये सारे साइंस हैं आपके कि आप कलेक्टिवली बैठ के जो है वो रूल्स बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आई थिंक अब कुछ और नया इनको कुछ लाना पड़ेगा, कन्विंसिंग फॉर्मूला। सो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि आगे क्या थॉट डेवलप होती है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, जो हमें एज अ मुस्लिम, हमें मुसलमानों को जो नज़र आती है, तो हमारे पास तो है कि हम कहते आ रहे हैं कि भाई हमारे पास जो फाउंडेशन और चीज़ें हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है ना। दे हैव वी हैव विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम के आपने अभी जाके रिकग्नाइज की है ना बहुत सारी चीज़ें। आप विमेन राइट्स जो है, अभी आप चैंपियन बन गए हैं, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं, ठीक है ना? कब से हम इन चीज़ों को कह रहे हैं। और जहाँ सोसाइटी में जो है लोगों को लिबरेट करने की बात है, वो तो हम कब से कह रहे हैं, ठीक है? गुलामों के अगेंस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो तो हम कब से कह रहे हैं। अच्छा, तो लिबरेशन भी जो है। कैपिटलिज्म में ग्रोथ हुई है सारी, वो तो आपकी स्लेवरी से हुई है। चाइल्ड लेबर यूज करते रहे हैं यहाँ पे, तो उससे जाके उन्होंने यू नो जो ये कहते थे कि द एंड विल एंड्स विल जस्टिफाई द मींस, राइट? सो
वो था कैपिटलिज्म का। तो उसके ऊपर उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट्स करे ना, कि अप्लाइंग टेस्टिंग करके व्हेन द डैमेज इज डन, फिर कह रहे हैं, नहीं अच्छा अब ये एंड देन नाउ वी गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर इट्स लाइक बहुत सारी चीजें अब क्रैश हो गई हैं। सो अब क्या होगा, लेट्स सी, राइट। सही बात है। और ये जो इक्वालिटी जो विमेन्स राइट की बात है, तो अब क्योंकि आपने विमेन्स राइट बहुत दे दिए हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन नाउ आप ये कहते हैं कि वाई वुमेन्स आर बीन ऑब्जेक्टिफाइड। मतलब किसी चीज़ पे आप खुश नहीं है ना। मतलब इवन इफ अगर हम ये बात करते हैं कि आप फुली आप हर एक को इक्वल कर देंगे, तब भी जो है आपकी ट्रीटमेंट इक्वल नहीं हो रही। विमेन्स आर नाउ ऑब्जेक्टिव इज एन ऑब्जेक्ट। अब एक डिबेट ये चल रही है फिलोसफी सर्कल में कि विमेन्स क्यों ऑब्जेक्ट है। तो जब आप मेन और वुमेन इक्वली नहीं है, तो आप इक्वलिटी जो है वो किस तरह किस साइड पे जाएगी। सो तो अगर हम इसकी बात करें इन डेप्थ, तो बहुत सारी ऐसे आइडियाज हैं। मेरे ख्याल से हम ये करेंगे कि वन बाय वन किसी ना किसी आइडिया पे हम डिस्कस करते हैं, और उसको हम देखते हैं कि वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और इसका इफेक्ट जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू भी हम हो सकता है देखें कि भाई हम किस तरह से देखेंगे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरे ख्याल से एक एक चीज़ को अगर हम खोलेंगे, तो मे भी बहुत सारी चीज़ें अंडरपिनिंग जो है, ग्राउंडिंग जो है वो हमें क्लियर हो, एक्सपोज हो। और ख़ास तौर पे ये कि जो आम बंदा जो फेस करता है, जो आम बंदे का सवाल है कि ये सिस्टम में जो कन्फ्यूजन जो है, बेसिकली एक आम बंदा एक कंफ्यूज है, ख़ास तौर पे जो वेस्ट में जो रहने वाले हैं तो वो कंफ्यूज है। खास वो कंफ्यूजन इसलिए है कि वो ये देखता है कि रूल जो हैं या आइडियल्स जो हैं वो बदल रहे हैं। किसी चीज़ को आप चीज़ गलत कहते हैं, तो वही चीज़ बाद में सही हो जाती है किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आपकी ग्राउंडिंग बड़ी वीक है, जिसकी वजह से देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड। और ख़ास तौर पे जब आपका मॉरल एंकर मौजूद नहीं है, कोई मॉरल आपका कोई नहीं है, तो फिर आप यू बिकेम आपकी वो किश्ती विदाउट रिडल होती है। तो आप जो है ना वो लड़खड़ा रहे होते हैं कि भाई क्या चीज़ सही है। तो वो, और ये बड़ा अनस्टेबल फैक्ट है। खास तौर पे ये अगर आप जिंदगियों में देखें, तो ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन जो लोगों की ज़िंदगी में है वो यही है। खास तौर पे जब आप अभी सोचने का टाइम भी आपके पास आता है, क्योंकि यू आर मीन मोर प्रोडक्टिव। तो जब आप अपने उस रेगुलर डे टू डे डोमेन के बाद सोचते हैं, तो उसमें फिर आपको और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ये क्या है, ये लाइफ क्या है, हम किसकी, हमारा पर्पस क्या है, किस वजह से आए हैं। और अगर पर्पस जो है पैसा कमाना हो, तो जैसे लोगों से मैं पूछता हूँ कभी कभी कि जब स्टूडेंट से, खास तौर पे जब मेरी क्लास होती है, तो मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो लोग कहते हैं सीईओ बनना है। तो मैं कहता हूँ अगर सीईओ बन जाओगे तो आप खुदकुशी कर लोगे क्या? क्या ज़िंदगी एंड हो जाएगी? तो मकसद, मतलब फिर तो यही हुआ ना, फिर तो अल्टीमेट गोल तो यही हुआ क्योंकि एग्जैक्ट। आपका मकसद पूरा हो गया। तो मकसद लेस, जब आपके मकसद बड़े जब आपके वो सतही किस्म के होते हैं, तो जब आप वो हासिल कर लेंगे, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्टिव दौर के अंदर वो सारी आसाइशें और वो सब मकसद हासिल कर लिए, जो कि इंसान जिसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो अब वो फिर ये सोचता है ये चीज़ें कि भाई व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट क्या है, ये पूरी ज़िंदगी जो मैंने इतने मेहनत की है, क्या ये ऐसी गुजर रही है, इसका क्या। तो इसमें जो है फिर आपका, जब आपका एंकरिंग मौजूद नहीं हो, तो यू बिकेम वेरी कंफ्यूज्ड। लोग मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अपने इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए योगा पे चले जाते हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ पे चले जाते हैं। तो एक्चुअली वो, मैं तो उसको मैं ये नहीं कहता क्योंकि वो कंफ्यूजन मिटाएंगे, वो एक्चुअली वो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ दे देते हैं, कुछ हाइप इन उसमें आ जाती है। तो लेकिन वो कंफ्यूजन आपके जहन में होती है। आई डोंट नो कि वो लॉन्ग टर्म में वो मिटा पाएंगे, वो नहीं मिटा सकते जब तक कि आपका जो है एक ग्राउंडिंग आपकी सही ना हो, मॉरली जो है ना, आपके पास एक ईमान जिसको हम कहते हैं, वो ईमान ना हो। तो ये सारी चीज़ें, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज जो आप ये देखते हैं बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली दे आर बेसिकली काइंड ऑफ मैं क्या उसको एक तरह से वक्ती तौर पे जो है ना अपने माइंड को डाइवर्ट करना की वाली बात है। इंसान जो है, इंसान के अंदर जो मैंने नोट किया है, देखिए इंसान विदाउट पर्पस रह नहीं सकता। इंसान का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो उसको गोल ओरिएंटेड बनाता है। अगर आपके पास कोई हायर ऑर्डर गोल नहीं होगा ना, तो आपका सॉफ्टवेयर अपने आप को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। इट्स अ वेरी वेरी इफिशिएंट मशीन इफ इट इज यूटिलाइज इफिशिएंटली। अगर वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होगी, तो वो वही आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो इंसान जो है, गोल गोल के बगैर अगर इंसान होगा, तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो आजकल के ज़माने में क्योंकि बहुत सारे गोल्स लोगों के अचीव हो गए हैं, तो उसके बाद जो है ना एक हायर ऑर्डर गोल के लिए यू नीड अ मॉरल एंकरिंग। तो विदाउट अ मॉरल एंकरिंग यू कैन नॉट
बेसिकली परफॉर्म, आप आगे आप नहीं चल सकते। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और इसी को हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे आगे। होगा। एक बस में एक ही कहूंगा हाँ, कि जहाँ रीजनिंग और आ, इसकी बात आती है तो एक क्लासिक एग्जांपल है शिप ऑफ थीसियस। आपने सुना है इसके बारे में? हाँ, शिप ऑफ थीसियस की एग्जांपल ये है कि एक समझे कि एक सेलर है जिसका नाम है थीसियस, और वो शिप लेके जा रहा है समंदर में। ठीक है। अब उसके शिप का जो है वो एक प्लैंक, एक हिस्सा जो है वो टूट के पानी में गिर जाता है। तो उस पे वो नया एक लकड़ी का हिस्सा लगवा देता है वो। हम्म, इस तरह फिर एक और हिस्सा गिर जाता है, वो फिर हम्म, एक और हिस्से से रिप्लेस कर देते हैं उसे। उनके पास काफी मौजूद है लकड़ी जिससे वो रिपेयर कर देते हैं शिप को। वो करते जाते हैं, शिप के पीसेस गिरते जाते हैं, यहाँ तक के सो मच सो दैट द एंटायर शिप इज नाउ रिप्लेस्ड। ठीक है। हम्म, अब then somebody ashore finds all the pieces हम्म, and constructs the ship of Theseus. हम्म, You tell me which one is the ship of Theseus, right? तो तो ये एक पैराडॉक्स है। और इस तरह पैराडॉक्सियल क्वेश्चंस बहुत से आते हैं जहां पे बात ये आ जाती है कि हमारी अकल के भी कुछ बाउंड्स हैं, और जो हमारी लिंग्विस्टिक के प्रॉब्लम्स है, आई मीन इज दिस प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज अ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, और दिस प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज अ इज इट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इज इट अ क्या है ये, मतलब किस तरह आपको डिफाइन करेंगे। विच एवर यू गो, आई मीन यू विल फाइंड होल्स इन दिस, क्योंकि आज तक इसको नहीं सॉल्व कर सके लोग। तो इस तरह के मसले, इस तरह के सिचुएशंस आप रख देते हैं, एंड देन यू फाइंड के अब आपको डेफिनेट आंसर चाहिए, चाहे वो रिलीजन से मिलता है, चाहे वो आपको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज, आई मीन मैथ्स इज अ लैंग्वेज, राइट? या आप फिजिक्स के थ्रू आप उसको डिडक्ट वो करें, या लॉजिक के थ्रू आप उसको डिडक्शन करें, कुछ करें, आप उस तरह से करें। लेकिन जिस आप एंगल से देख रहे होंगे तो आपको वो चीज़ डिफरेंट नजर आएगी। ठीक है। यही इसी तरह एक और एक एग्जांपल है ट्री की, के अगर एक दरख्त है और वो उस दरख्त से एक जो है वो दरख्त जो है वो मर जाता है, लेकिन उसकी एक शाख जमीन में गिरी होती है, वहां से वो दोबारा दरख्त उग जाता है, और वो बिल्कुल वैसा ही उग जाता है जैसे पहले था। तो क्या ये वही दरख्त है? क्वेश्चन ये है। अब आप उसके जवाब क्या दे सकते हैं? सही आप बात। आप आई मीन अगर आप कहेंगे नहीं तो नहीं, ये तो वही दरख्त है, ये उसी शाख से निकला है और बिल्कुल वैसा ही है। अभी ऑब्जर्वेशन, और अगर आप उसकी बात करते हैं जो एम्पेरिसिज्म है यहाँ पे, कि एम्पेरिकल एविडेंस से जो है हर चीज चलती है, तो एम्पेरिकल एविडेंस से तो ये बिल्कुल वही दरख्त है, और वही वहीं से आया है, बिल्कुल वही नजर आ रहा है आपको। इट बिहेव्स द सेम वे, इट लुक्स द सेम वे। सो आई मीन देयर आर क्वेश्चंस लाइक दैट एज वेल। तो जहाँ पे आके आपको अपनी अकल और जो हमारे पास मीडियम्स अवेलेबल हैं रियलिटी को एक्सप्लेन करने के, वो उसकी उनकी लिमिटेशंस का आपको अंदाजा होता है। हाँ, सो दैट्स व्हाई परहैप्स हाँ, कुरान और ये जो है ना, जो हमें इस्लाम में मिली है, देयर इज अ हायर ऑर्डर लैंग्वेज, एंड इट्स अ बुक ऑफ साइंस। साइंस एज इन निशानियां हैं उसमें ना। ठीक है। तो इसमें जो है वो बिलीफ का एक एंगल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है साइंस के थ्रू जो है अगर खुदा को समझाने लगते हैं तो वहां पे हमें रोड ब्लॉक्स मिलते हैं, क्योंकि आप एक लिमिटेड लैंग्वेज के थ्रू आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अनलिमिटेड है, चीज जो आपके बाउंड से बाहर है। ठीक है ना? सो आई थिंक काफी इसमें डिस्कशन हो सकती है, और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिसपे और हम जो है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ड्युअलिटी ड्युअलिटी जो है बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि क्या आप खुद जो हैं, हम जो नजर आ रहे हैं क्या वो खुद हैं। जैसे बात की दरख्त की जो शाख, अगर उससे एक और दरख्त निकल गया, क्या वो वही दरख्त है? तो मैं हम्म, कहूँगा अगर आपने किसी का जीनोम लेकर उसको थ्रू जेनेटिक्स आपने उसको एक और शिप डेवलप कर दी, तो क्या आप वही हैं कि जो दूसरे हाँ, तो अब सवाल ये है कि ये तो इनहेरेंटली, अगर हम साइंस के हिसाब से बात की जाए कि एवरीथिंग इट्स फील्ड, तो आपका वो जो ऑब्जेक्ट है
जैसे एक ज़माने में एक चीज़ हो रही थी, फुल बॉडी ट्रांसप्लांट का पेशेंट था, उसने फिर ऑप्ट आउट कर दिया, लेकिन ये कि एक प्लान ये था कि आपका जो है उसका यहाँ से काटी काटी जाएगी और वो किसी दूसरे बॉडी पे इंसर्ट की जाएगी। तो अब क्या वो, तो अगर वो बॉडी जो है उसकी होगी, जिसका नेक होगा, तो क्या वो बॉडी वो है, वो कौन है बेसिकली? क्या वो माइंड है, दिमाग उसका था? तो नहीं कहने, या जिसके ऑर्गन्स डोनेट होते हैं, तो हम अगर ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाए कि आपके सारे ऑर्गन्स किसी और बंदे से डोनेट हो, तो फिर क्या वो बंदा, वो आप, वो कौन है बेसिकली? तो आप कौन हो? आप क्या अपने परसेप्चुअल ऑर्गन्स? परसेप्चुअल कॉन्टिन्यूटी कहते हैं हाँ। ना इसे। तो तो वो वाली बात तो इसका तो रिलीजन में बड़ा आसान हल है, उसमें बताया ड्यूअलिटी है कि एक्चुअली यू एट द सेम टाइम्स आपके जो है दो तरह के एग्जिस्टेंस होती है। एक आपकी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है और एक आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और फिजिकल एग्जिस्टेंस एक्चुअली इट्स नॉट यू, एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। आपकी असल जो एग्जिस्टेंस है वो एक स्पिरिचुअल है, हायर ऑर्डर बीन है। इंसान जो है हमेशा हायर ऑर्डर बीन की बात की है। तो इंसान इज नॉट अ, मैंने एक इसमें लेक्चर किया है, इसी में मैं उसका तो लिंक भेजता हूँ, तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैंने उसको बहुत ही उसमें कहा है कि वी वी आर एक्चुअली काइंड ऑफ हायर ऑर्डर एग्जिस्टेंस। और हम जब रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला ने अपने आप को कहा है, तो दे आर आलमीन, तो दे आर डिफरेंट वर्ल्ड्स। एक जो वो जो फिजिकल रियलिटी है वो कुछ और है, और एक दूसरी दुनिया भी है, जिस तो इसी तरह से तो दुनिया में एग्जिस्टेंस भी इंसान की जो है वो है। तो एक स्पिरिचुअल बीन है। अब वो स्पिरिचुअल बीन इसी तरह से है कि आपने जो है एक लिबास पहन लिया फिजिकल, वो किसी वक्त लिबास उतर जाएगा, आप कोई और लिबास पहन लेंगे। तो तो ये कि जैसे आप कहते हैं कि क़यामत जब आएगी तो आपको एक और लिबास दे दिया जाएगा, तो एक तरह आप यू ग्रोन फ्रॉम इनसाइड। तो जब आप ये देखेंगे आपके हाथ पांव वैसे ही होंगे, तो एक्चुअली वो नया लिबास होगा, लेकिन वो आपकी आपकी जो सोल है वो तो एक आपकी पुरानी चीज़ है जो आप एक नए उसमें चली जाएगी। तो जब हम ये कहते हैं कि देयर इज अ ड्युअलिटी इनसाइड अस, और हम उस ड्युअलिटी को पहचाने। अब ड्युअलिटी का मतलब भी फिर दो हिस्से आ जाते हैं, क्या आपकी फिजिकल बॉडी भी आपका पार्ट है, या ये कि आप जो है वो एक अलग चीज़ है, आपकी फिजिकल बॉडी एक अलग चीज़ है, और यू विल बी इन अ न्यू बॉडी इन समवेयर एल्स। तो ये भी एक बड़ा डिबेटेबल है। तो जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल इसमें थोड़ी सी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी बात, आई डोंट नो, एक्सेप्टेबिलिटी इसमें बहुत कम है लोगों लोगों में। लेकिन अगर हम इस ड्युअलिटी के कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक 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 जो हमारे रिलीजन और साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा एक एनोमली आई हुई है, वो ये कि जो हमारी साइंस है वो कहती है कि इंसान 2 लाख साल पुराना है ऑलमोस्ट। उसके जो जो होमोसेपियंस का जो थ्रू डेटिंग, कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो मिलता है, कोई साउथ अफ्रीका में या किसी जगह अफ्रीका में पैदा हुआ, जो आपको मिलते हैं, जो आपको वो बेसिकली दे आर डिफरेंट। जो होमोसेपियन जो इवॉल्व हुआ वो डिफरेंट, एक एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी है। तो इंसान पहले कुछ था, फिर वो इवॉल्व हुआ। और इसके पीछे एम्पेरिकल एविडेंसेस भी मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आपके पास ये स्केलेटन्स भी मिले हैं जो होमोसेपियंस के हैं। हमारे पास ऐसे 250 साल पुरानी कब्रें मिली हैं जिसमें इंसान और उसकी कार्बन डेटिंग के हिसाब से। जबकि अगर हिस्टोरिकल में देखा जाए, तो अगर हम हमारे यहाँ तो खैर इतना नहीं मिलता, लेकिन क्रिश्चियंस के यहाँ जो है ना, ये क्रोनोलॉजिकली बड़ा इन्होंने, यहूदियों क्रिश्चियंस के यहाँ जो है ना, क्रोनोलॉजिकली इन्होंने बहुत डिवाइड किया हुआ है। तो वो एस्टिमेट करते हैं कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे वो कोई 10,000 15,000 साल पुरानी बात है। तो इट्स अ वेरी अब वेरी बिग अनोमली के इंसान अगर था तो हज़रत आदम से पहले इंसान था, तो वो क्या इंसान था, क्या इंसान तो हम फिर क्योंकि बिलीव नहीं करते रिलीजियसली बायोलॉजिकल उस पर, तो हम ये कहते हैं कि ये जितनी भी जो है ये, क्योंकि हमारी जो पैदाइश है 10,000 साल के लगभग है, तो इससे पहले की जो भी चीज़ है वो फिर हम बिलीव नहीं कर रहे होते। और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, इंसान 2.5 लाख साल पुराना है, तो हम फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ऑर्डर के अंदर कि क्योंकि पहला ह्यूमन बीन हजरत आदम आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अगर हम ड्युअलिटी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। मे बी हम ये लॉजिक भी कह सकते हैं कि इंसान जो था वो पहले से मौजूद था, उसमें रूह जो है 10-12 हज़ार साल पहले फूकी गई थी। तो यू हैव अ Yes. तो मे बी यू हैव अ ड्यूअल। Yes. तो और इसकी जो है बेसिकली आप देखें वो सूरत है ना, जिसमें अल्लाह ताला क्वांटम ने कहा है फिजिक्स के कि हिसाब से इट मेक्स परफेक्ट सेंस। हाँ, इट मेक्स क्वांटम परफेक्ट फिजिक्स। सेंस। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने इस पे सूरह 3 में आप देखें, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि
सुम्मा यानी कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। तो इंसान को जो है बड़ा एहसन एहसन तकवीम का मतलब ये है कि आप हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फिनिशी के अंदर आपको पैदा किया है। एहसान का मतलब अरबी के अंदर परफेक्शन होता है। तो आपको एक परफेक्ट चीज पैदा किया है, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, तो और आपको लौटा दिया है एक ऐसी चीज पे जो गिरे से गिरी हुई चीज थी। तो हो सकता है इंसान जो था वो एक ऐसी मखलूक होगी कि जो अल्लाह ताला ने जो है सबसे गिरी हुई मखलूक होगी। इसी वजह से फरिश्तों ने, जब अल्लाह ताला ने आजाद फरिश्तों से पूछा कि मैं जो है ना इसको खिलाफत देने जा रहा हूँ, तो अल्लाह फरिश्ते तो कहते हैं कि ये तो फसाद फैलाएगा, आपने ऐसी चीज को क्यों खिलाफत दे रहे हैं। तो हो सकता है फरिश्तों ने इंसान को देख लिया हो इससे पहले, रूह फूकने से पहले की हालत में, और वो हो सकता है सबसे गिरी हुई मखलूक हो सकता है कि वो इक्विस्टिक काइंड ऑफ हो। अगर आप अगर आप रिलीजन निकाल दें तो इंसान जिस तरह की हरकतें करता है वो तो कोई जानवर भी नहीं करता हरकतें। तो अगर आप वो देखें कि अगर आप उसको सेंस ऑफ मॉरल अथॉरिटी, मॉरल वो चीज़ निकाल दें, तो इंसान कहाँ पहुंच जाता है। इंसान तो वो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि यू कैन नॉट, जानवर भी वो हरकत नहीं कर सकता। मतलब कैनाबलिज्म से लेके इंसेस्ट से लेके बहुत सारी चीजें इंसान कर रहा होता है। तो अगर मॉरल और वो फिजिक वो चीज निकाल दें, तो मे बी इंसान ने ऐसी हरकतें की हो जिसकी वजह से फरिश्ते कह रहे हो कि आप किसको किसको आप खलीफा बना रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि जो है आप नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। उसके बाद तो मे बी इफ यू अगर हम उस ड्यूअलिटी को की कॉन्सेप्ट को लाएं और हम ये कहें कि इंसान इज नॉट अ फिजिकल बीइंग बट इट्स अ स्पिरिचुअल बीइंग, और वो एक फिजिकल एंटिटी में डाल दिया गया है बेसिकली, तो इट इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस। और आपके बहुत सारे जो डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी हैं, जो कि हम लोग कहते हैं कि नहीं उसकी क्या इसकी कोई फिजिकल वो नहीं है, इसकी इसकी कोई नहीं। हालांकि अगर आप उसकी बायोलॉजी की साइंसेस को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और हमने उसकी आंखें बंद कर ली उन उन एविडेंसेस को लेते हुए कि जो बहुत ही क्रूड और साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक रियलिटीज के फॉर्म में हम कहते हैं ना। अब कार्बन डेटिंग जो की है, तो अगर कार्बन डेटिंग से इंसान 2,500 साल पुराना, और कार्बन डेटिंग इज अ वेरी साइंटिफिक ऑब्जेक्ट के वो कार्बन जो है अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होता है उसके जो, तो वो और वो कुछ कुछ एरिया के अंदर लूज कर रहा होता है अपने, तो कार्बन का आइटम्स, तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग। तो अगर हम अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी हुई है कि जो मेन आपकी एस्टैब्लिश्ड रिसर्च से थोड़ा सा बाहर है और कंट्रोवर्शियल है, बट देयर हैव बीन साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है इसको प्रूव करने के लिए कि उनको इस तरह के कुछ स्केलेटन्स और मिले हैं चीजें जो पूरी डार्विन की थ्योरी को जो है वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि दे हैव फाउंड लाइक स्केलेटन्स ऑफ अपराइट वॉकिंग बीइंग्स। तो जो मंकी से इवॉल्व होने वाली बात है ना, वो जो है वो दैट कुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। बट लेकिन क्योंकि वही बात है कि बहुत सारी चीजें जब अब आप स्टैब्लिश्ड बिलीफ के पीछे जाते हैं तो समटाइम्स इस तरह की भी चैलेंजेस आते हैं। अब आप हाँ मैथ्स मतलब के लिए आप इसको कैसे इसको रिलीजियस पैराडाइम में कहेंगे कि इंसान की जो खबरें मिली हैं जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर और अफ्रीका उसके अंदर, जहाँ पे ऑर्नामेंट्स के साथ इंसान को दबाया गया था, मुख्तलिफ ऑर्नामेंट्स के साथ ऑर्नामेंट्स भी मिले उसके अंदर, और उसकी जब कार्बन डेटिंग की है तो तकरीबन 2 लाख साल पुरानी जो है उसकी खबर निकली है। तो फिर नियंदरथाल जो दूसरी मखलूक ने जो होमोसेपियन इज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ पांच पांच तरह के हाँ जो है ना स्केलेटन्स मिले, उसमें से एक जो है होमोसेपियन है। और तो वी कैन नॉट वेरीफाई रिलीजियस, अगर टेक्स्ट पे जाएं तो हमें बड़ा मुश्किल होगी कि हम इसको जो है इस तरह की साइंटिफिक नॉलेज को हम किस तरह से, बहुत सारी ऐसे आपको स्केलेटन मिले हैं कि जो 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 खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो उससे हम पता चलता है कि दे आर काइंड ऑफ बहुत सारी और मखलूक थी। और वो मे बी वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जब आइस एज थी, आइस एज मीन्स के यूरोप पूरा आइस के अंदर था, तो उस वक्त जो है वो बहुत सारी हो सकता है वो ख़त्म हो गई हो। और क्योंकि ये होमोसेपियन जो, क्योंकि वो अफ्रीका के अंदर से निकला था, तो हो सकता है वो सरवाइव कर गया हो। मे बी ये कुछ है, आई डोंट नो, मतलब ये लेकिन जो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती हैं
उसमें करने के लिए आपको ड्युअलिज्म का जो है ना कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। अगर हम ये कहते हैं कि हम फिजिकली और हम वी आर जस्ट फिजिकल, तो हम तो फिर रिलीजियसली भी जो है ना इन चीजों को नहीं समझेंगे। एग्जैक्टली। आई मीन, जो अगर आप देखें कि जैसे आपने कहा कि अल्लाह ने अगर इंसान को बनाया था, और ये सारा जो उसका असल गिफ्ट था वो उसका वही इंटेलेक्ट था ना, कॉन्शियस माइंड का, है ना, बाकी तो सारा एनिमल ही था। हाँ। और जो पहले हमारा फलसफा था, या एक स्कोप था नॉलेज का, वो बहुत बड़ा था। टू फाइंड द, जो रिलेटिविज्म कहलाता था ना, कि फाइंडिंग टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रूथ, जो प्री हाँ। मतलब जो एरिस्टोटल, प्लेटो, ये इन सब की परसूट यही थी ना। रियलिज्म, प्लेटो ने रियलिज्म की कॉन्सेप्ट दिया था। और यस, वही जो केव की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ केव, जिसमें जो है स्टोरी ऑफ द केव, यस, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यस। तो तो यस, बिल्कुल। उसके बाद ये इवन अभी मॉडर्न टाइम्स में गर्डल एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन था, जो आइंस्टाइन का बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसने हम्म। ये कुछ एल्गोरिथम्स उसने डिफाइन किए, जिसमें उसने दिखाया कि मैथ्स हर चीज को प्रूव नहीं कर सकती आपकी। ऑल्दो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, बट हम्म। इट कैन हम्म। नॉट, वो खुद लिमिटेड है। इट कैन नॉट हम्म। सॉल्व इट्स ओन चैलेंजेस। तो हम्म। वो भी है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें, एंड देन क्वांटम फिजिक्स में जो अभी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, बट मतलब कहने की बात ये यहाँ पे आके कि इस वक्त जो लोग रिजेक्ट करते हैं जहाँ रिलीजियस थिंकिंग को या चीज़ों को, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा उस पर वो करता हूँ कि अगर वो वाकई इतने ओपन माइंडेड हैं लोग, ठीक है, तो फिर आप ये ओपन माइंड भी रखें कि आपकी भी चीज़ें वो हो सकती सही हैं, बात। और रिलीजियस भी जो है वो सही साबित हो सकता है कल को। तो आप उनको रिडिक्यूल ना करें ना, रिलीजन को और चीज़ों को आप रिडिक्यूल ना करें कि यू नो टू बिलीव इन गॉड, या वो जो है कोई बहुत ही अहमकाना सोच है। तो आई मीन, इफ दे हैव ट्रूली एन ओपन माइंड टू लर्न, देन रिस्पेक्ट दैट व्यू एज वेल, राइट। हम्म। और हम्म। तो बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पॉइंट ऑफ व्यूज, और किस जगह से हम किस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, उससे आपकी डेफिनेशन और यानी उसी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसको किसी चीज पे जो है आप कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल यही है ना कि हर एक के पास एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म। एंड आपका हम चैलेंज ये होता डिस्कस है करना कि चाहिए, डिस्कस भी करना चाहिए, एक दूसरे को ओपननेस होनी चाहिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करना चाहिए। और खास तौर पे वो हम ये तो कोई रियलिज्म जो है, रियलिज्म जो है एक्चुअली ये तो पूरा कोई हमारा तो कोई इस्लाम का लाया हुआ फिलोसफी तो नहीं है ना। तो प्लूटो ने बीसी पता नहीं कितने सौ, आई डोंट नो कब का है, आई थिंक 400-500 बीसी का है। तो वो यस, एक यूनानी फलसफा है। तो वो उसने भी एक सुपर नेचुरल एक दुनिया की बात की है कि जो जो कि आपको अभी इस लेवल पे समझ में नहीं आया। जो जो उन्होंने केव का जो प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि भाई जो है इंसान जो है वही देखता है जो शेडो है, और जो रियलिटी है वो कुछ और है। अगर वो बंदा यहाँ पे आ जाए तो वो उसको गलत समझे, हालांकि वो रियलिटी है। तो तो एरिस्टोटल ने जिसको एग्री नहीं किया, लेकिन ये बहरहाल ये इसमें रियलिज्म का फलसफा है। और मैं आई थिंक विल नेक्स्ट सेशन एक हम करते हैं, इसमें हम यही देखते हैं कि ये गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। क्या ये फलसफा, ये कोई इस्लामिक वो नहीं है। हमने तो एक उस रियलिज्म को एक कहा है कि उस रियलिटी जो है वो उसके लिए बिलीफ सिस्टम अगर उस रियलिज्म के अंदर डाल दिया जाए तो देन इट विल मेक सेंस। वरना वो जो रियलिटी है फिर वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो प्लेटो ने तो एक डिस्कशन बहस को आगाज किया था, और आई थिंक वो जो है वो क्लोज हुआ। अब आप ये देखें ना, इमाम गजाली इतना बड़ा फिलोसफर था, लेकिन जब उसने इस्लामिक, हालांकि जिस वक्त वो उसका फलसफा चल रहा था उस वक्त वो रिलीजियस नहीं था वो। और जिस वक्त वो रिलीजियस हुआ तो उसने अपना फलसफा छोड़ दिया Basically, वो फलसफी नहीं रहा। तो तो ये ड्युअलिटी आपको मिलती है फलसफे और रिलीजन के अंदर, जब आपने क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस के अब इकबाल को देख लें।
इकबाल का अगर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट, इस्लामिक थॉट की बात करें तो वो फलसफा एक डिफरेंट आपको नजर आएगा, लेकिन इकबाल जब शायर की बात करें तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा आपको। तो बहुत सारे फलसफियाना जो ख्यालात थे उसको एंड कर दिया जब आपका रिलीजन आया, तो और जब बिलीफ सिस्टम आया बेसिकली, तो बिलीफ सिस्टम के होने से हमें तो ये देखना पड़ेगा कि आप चाहे कोई भी बिलीफ सिस्टम आप ले लें। मैं तो अब तो जंग ये हो रही है टू हैव अ बिलीफ सिस्टम और नॉट। अब तो वो जंग इस पर निकल गई कि आप हिंदू है मुसलमान है या कोई। अब तो वेस्ट में ये जंग हो रही है कि शुड वी हैव अ बिलीफ सिस्टम और नॉट। तो अगर हम ये कन्विंस कर दें तो सबसे लॉजिकल बिलीफ सिस्टम तो मैं समझता हूँ इस्लाम का बिलीफ सिस्टम है। मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, मैं जो कह रहा हूँ ऐसे नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ या। तो वी कैन प्रूव दैट इट्स अ वेरी लॉजिकल और इट्स अ वेरी एडवांस काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। तो अगर हम यही प्रूव कर दें कि यू नीड अ बिलीफ सिस्टम टू, जो रियलिज्म की जो बात जो प्लेटो ने की थी उसको वो उसका जो आखिरी जो वो जो कहता है ना कि वो जो कॉफिन में जो आखिरी कील जो ठोकी है वो उस बिलीफ सिस्टम की बात है। इफ यू हैव अ बिलीफ सिस्टम एंड यू हैव अ रियलिज्म, रियलिस्टिक विजन और रियलिज्म पे आप काम कर रहे हैं तो आप यू कैन हैव एन आंसर ऑफ मैनी थिंग्स टू कंफ्यूजन जो आपकी आ रही होती है। तो हम अगर सिर्फ इसी की बात कर दें, इसी पे इसको कायल कर दें वेस्ट को, तो बहुत सारी इनके मसले हल हो जाएंगे। एंड देन दे आर फ्री टू सेलेक्ट के व्हाट काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम दे वांट। और इस पे भी बात हो सकती है आगे जाके वी कैन ऑल्सो, मैं तो उसमें भी बहुत क्लियर हूँ कि अगर हम उस बिलीफ सिस्टम की बात करें तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि वाई शुड अ पर्सन, व्हाट इज द मोर लॉजिकल बिलीफ सिस्टम, अगर हम कहते हैं लॉजिकली बहुत ही साउंड हो उस पे मैं बात कर सकते हैं। सिर्फ हम एक कुरान की बात कर लेना तो उस पे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि हम शायद इस पे एक और सेशन रख लें जिसके अंदर उसको प्रूफ कर सकें कि व्हाई वी से कि दिस इज अ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ अ थिंग। तो हम्म। बहरहाल, तो इसको हम आगे इंशाल्लाह रखते हैं कंटिन्यू। और इंशाल्लाह। ये तो स्टार्ट है एक तरह से इंक्विजिटिव माइंड में जो सवाल आते हैं उसका। और हम खुद ही, क्योंकि ना मैं फिलोसफर हूँ ना आप फिलोसफर हो, अब उसको आई थिंक वी शुड रीड और हम उस सवाल के जवाब देंगे। आई थिंक यही होगा शायद कि वी आर ऑल एक्सप्लोरर्स, हम एक टेरिटरी को हम एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वील ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मे बी आगे किसी को हम ऑन बोर्ड ले लेंगे, किसी फिलोसफर को भी जो कि हाँ शायद जी। हमारी हेल्प करे। लेकिन आगे यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल नहीं मौजूद है, तो वील एक्सप्लोर आवर सेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आवर सेल्फ। तो कुछ आइडियाज देंगे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको रखते हैं। आई हैव नेक्स्ट टाइम आई थिंक द गोइंग फॉरवर्ड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वी शुड हैव, तो उस पर मैं आई थिंक मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, मैं बात करूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड, और मैं पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा हम्म। ताकि प्रॉब्लम्स, क्योंकि पाकिस्तान का ना सिर्फ ये कि इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, यूनिक काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना इस्लाम के नाम पे बना था। जो बन गया या नहीं बना, गलती से बन गया, लेकिन काइंड ऑफ कोई और रियासत इस्लाम के नाम पे नहीं बनी है सिवाय इसराइल के। तो अगर आप इस वक्त मॉडर्न हिस्से में देखें, इस्लाम के नाम पे जो है, इस्लाम के नाम पे तो कोई और नहीं बनी, रिलीजन के नाम पे कोई रियासत नहीं बनी। इस नेशन स्टेट के दौर के अंदर एक आईएसएस बनी थी और एक तालिबान बने और एक पाकिस्तान, तीन रियासतें अगर हम कहेंगे इस्लाम के नाम पे बनी है, और कोई रियासत नहीं बनी। इसी तरह से जूडिज्म के नाम पे इसराइल बनी है, इसके अलावा कोई और आप कोई और रियासत यू कैन नॉट से कि जो इस्लाम के नाम पे बनी है या किसी रिलीजन के नाम पे या किसी फिलोसफी के नाम पे बनी है, यानी आइडियोलॉजी के नाम पे बनी है। नेशन स्टेट का दौर है। तो वी इन द नेक्स्ट डिस्कशन आई थिंक वील रिविजिट के should we need an ideological state at a first place, so if you need an ideological state, so किस तरह से उसका गोइंग फॉरवर्ड होना चाहिए। तो आई थिंक ये हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह इन इन द नेक्स्ट डिस्कशन पे ना। तो एक प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म, ये जो प्लेटो की आइडियलिज्म फलसफा है, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट दैट। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हम अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, इट्स एन आइडियलिज्म फिलोसफी, इट्स नॉट अ प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी। तो हम ये बात भी करेंगे कि वो जो फलसफा है वो, और वो एक रिलीजियस फलसफा है वो, और ये जो एक प्रैग्मेटिक, वो क्या क्या फर्क है इनमें, और व्हाट वुड बी अ वे फॉरवर्ड, यानी कि इंसान या नेशन के लिए या पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव्स के लिए कि हम किस किस साइड पे जाएं, किस तरह से जाएं। सो वील आई थिंक विल हैव अ ब्रीफ, यानी हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट उसमें ना सेशन में इंशाल्लाह। कि। सेकेंडली इस तो पे थोड़ा सा ये भी अगर हम डिस्कस करें कि
अगर हमारे पास लेट्स से अगर एक मॉडल है, तो हम उसको कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वेस्ट में काफ़ी फेयर्स होते हैं कि अच्छा अगर ये इस्लामिक सिस्टम होगा फलाना, तो इसका मतलब है कि बड़े प्रॉब्लम्स होंगी फिर बाकी लोगों को उससे। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट फैलाया गया है, मुसलमानों के बारे में बताया गया है, मतलब जो जो भी है जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, बट उस वो एक चैलेंज है हमारे लिए, उससे कैसे निकला तो जाए। मैं इसमें ऐड कर दूं कि असल में पहले तो हमें जो है ना विद इन आवर सेल्फ एक डिस्कशन होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम वी वांट एक्चुअली हम्म। मुसलमानों के अंदर। और फिर जो है ना वो चीज़ बाहर आनी चाहिए कि भाई और असल इस्लाम नहीं, जो इस्लाम जो हम बात कहते हैं जो मॉडल कुरान में है, ये इकबाल का। मैं इसलिए पाकिस्तान का मैं एज अ केस मैं इसलिए लेके चलेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपनी हम्म। आइडेंटिटी क्लियर कर देंगे तो वो हम दुनिया को बता सकेंगे कि व्हाट एक्चुअली जिस आइडेंटिटी की तरफ हम जा रहे हैं, अगर वो ही आइडेंटिटी क्लियर हो जाए तो वो इट वुड बी अ मॉडल, जो इस्लामिक मॉडल जो हम कहते हैं ना, जो इकबाल का मॉडल है, ये जो कायद आज़म का मॉडल है, वो क्या हम्म। मॉडल था actually? अगर हम उसको क्लियर कर दें ना, उस आइडेंटिटी को क्लियर कर दें, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द मॉडल, बेस्ट मॉडल क्या होना चाहिए। और तो वो इसलिए थोड़ा सा ना कि वो क्या इस्लामिक मॉडल क्या होना चाहिए, तो उसमें हम टू बी हम यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया है कि वी डोंट हैव एनी प्रेसिडेंस के एक एक रनिंग इस्लामिक मॉडल रियासत मदीना के बाद जो है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रियासत मदीना क्या चीज़ है। और तो हम एक मेरे ख्याल से रियासत मदीना इन अ टाइम ऑफ अ नेशन स्टेट, इस पे हम इस टॉपिक पे हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेशन में हम रखेंगे। और हम्म। इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट ये क्या है, रियासत मदीना एक्चुअली है क्या, उसके खदोखाल क्या है। और क्या वो थियोलिटिकल थियोक्रेटिक स्टेट है कि जो हमारे दीनी तबका कहता है, क्या वो एक इनोवेटिव स्टेट है कि जहाँ पे इनोवेशन हो सकती है, क्योंकि जब हम रिलीजन की बात करते हैं वहाँ इनोवेशन कम हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज एक्चुअली ये, तो इस पे हम हम्म। इंशाल्लाह हम्म। नेक्स्ट सेशन में इसमें रखेंगे बात। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि और हमारी अपनी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि जब हम एज अ नेशन कंफ्यूज होते हैं, हम पहले तो कंफ्यूजन ये होता है कि हम मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी और मुसलमान एक ही चीज़ होती है, क्योंकि सारे हम इस्लाम के नाम पे बना था। तो अगर हम पाकिस्तानी होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा तो वो दूसरे मुसलमान जो हैं, वो हम उससे कैसे अपने आप को क्या क्या हम एक नेशन स्टेट है जैसे दूसरे हैं, या कि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, हम इस पे पहले तो कंफ्यूज हैं। तो और फिर ये कि हम कहते हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल स्टेट है, क्या वो फिजिबल है इस तरह के आजकल के दौर के अंदर। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में आ रहे होते हैं, और वी शुड फर्स्ट रिड्यूस आर कंफ्यूजन। फिर हम यस। कोई एक ऐसी चीज ऑफर कर सकते हैं कि जिस पे हम ये कहें कि दिस इज बेसिकली टू लुक फॉरवर्ड। तो हम हमारी कंफ्यूजन, मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो कंफ्यूजन है ये हमारे इंटेलिजेंस या के अंदर तो है, आम बंदा कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर आम 90% मुसलमानों से यानी आम लोगों से पूछें तो वो बहुत सेटिस्फाइड है। वो शायद उसको फॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करें कि जो लोग स्टेट में बैठे हुए हैं, या वो बिजनेसमैन हैं, या जो भी एक पावर सर्कल के अंदर हैं, कि जब जिसको जब कंपेयर करते हैं वेस्ट के साथ, और जब हम वो कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, तो फिर हम वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर वो क्या चीज़ है। तो फिर लेकिन फिर हम हमारे पास जो है वो बाइंडिंग होती है, जिससे हम कहते हैं कि नहीं, हम इन ये रेड लाइंस हैं, इस पे हम नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से फिर वो उसी में फंसे रहते हैं, कंफ्यूज सोसाइटी के अंदर होते हैं। हम्म। तो वी शुड हैव अ काइंड ऑफ अ इंडिपेंडेंट व्यू, कि हम जो है इंडिपेंडेंटली चीज़ें एक्सेस करें, वो रेड लाइंस को भी क्रॉस कर लें समटाइम्स। तो जिसमें हम ये कहते हैं कि नहीं हम और उसके बावजूद जो है अगर हम ये समझते हैं कि नहीं, दिस इज़ अ इस्लामिक सोसाइटी जो है, दैट इज़ या जो रिलीजियस मॉडल है या रियासत मदीना जो मैं कहता हूँ, जो मॉडल है वो उसके बावजूद बेस्ट है, तो फिर हम वो ऑफर कर सकें वेस्ट को। क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त जो आइडिया की जो है इस वक्त लोग ढूंढ रहे होते हैं। इफ यू कैन फ्लोट एन आइडिया यू कैन बी अ बिलीनियर इन नो टाइम। इलन मस्क की एग्जांपल आप देख लें, आइडिया पे पूरी एम्पायर खड़ी हो जाती है। तो इफ यू कैन प्रेजेंट एन इस्लामिक आइडिया, अगर आइडिया ऑफ रियासत मदीना, तो वो जो है वो भी सेल हो जाएगा, दुनिया ले लेगी। लेकिन यू शुड बी वी कैन हैव अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन कि वो किस तरह का होना चाहिए क्या है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। बड़ा एक आज का एक बिगिनिंग है। वी डोंट नो कि इंशाल्लाह। इसका एंड कहाँ होगा, कहाँ पे पहुंचेंगे। ना मुझे पता है, ना अतर को पता है, हमें पता है कि कहाँ पे। लेकिन हम जरूर डिस्कशन करेंगे, मे बी वी कैन लीड टू समवेयर। हमें कुछ नहीं पता कि इसका आगे कहाँ खाका निकलेगा, लेकिन ये कि एक डिस्कशन की बिगिनिंग है। सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लोर समथिंग, कोई और मैं और अथर भी इंशाल्लाह कुछ टाइम पे इसमें एक्सप्लोर करेंगे, और हर दफ़ा हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो मे बी हम किसी एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे, व्हाट वुड बी द फ्यूचर एक्चुअली, क्या होना चाहिए। ठीक है ना? इंशाल्लाह। So, क्या ख्याल है? तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली डायलॉग और शेयरिंग ऑफ आइडियाज के बगैर नए हाँ। आइडियाज डेवलप नहीं होते। सो एंड देन इस वक्त तो सिर्फ जरूरत इतनी है कि जो ऑलरेडी हमारे पास जबरदस्त चीजें हैं वो, या जैसे मैं अभी कह रहा था, आप जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये अल्लामा इकबाल और कायद आजम ने जो हमें गिफ्ट दे दिया है, हमें उसकी भी कदर नहीं है। ठीक है ना? तो अ, और हमें इसका अंदाजा नहीं है कि अगर ट्रेडिशन और ये चीजें लॉस्ट हो जाती हैं, कल्चर, उससे कितना नुकसान होगा हमें। ठीक है ना? तो पहले तो प्रिजर्व किया जाए जो कुछ है, उसके बाद जो उसके ऊपर अगर हम बिल्ड करना है या गोइंग फॉरवर्ड करना है, तो वी नीड टू हैव दोज लाइक अ डीपर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हमारी सोच रियासत मदीना की क्यों बेहतर है, क्यों वो न्यू मार्क्सिज्म से बेहतर है, क्यों वो प्रैग्मेटिज्म से बेहतर है, क्यों वो न्यूटोनियन फिजिक्स से बेहतर है टू फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आई मीन सारे स्टैंडर्ड्स पे हमें देखना पड़ेगा जो जिनको जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया हुआ है इस दुनिया में। हाँ, हाउ डू वी कंपेयर अगेंस्ट देम, है ना? अगर हम उसको उस तरह देखें, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे पास हैं वो चीज़ें। इट्स जस्ट दैट हम उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट एंड टाइम एंड कंसिडरेशन नहीं दे पाते। कि ऑब्वियसली जो रिवाज या जो जो तरीका राइज है दुनिया में, वो वेस्ट का ही है ना, जिस पे हमारी 9 to 5 लाइफ चल रही होती थी। अब थोड़ा सा उससे हमें ब्रेकआउट मिला है, तो इसका फायदा उठाते हैं और इससे जो है रिविजिट करके देखते हैं अपनी हमारी किस तरह से हम जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और जो कुछ चला आ रहा है वो चलता रहेगा तो हम कहाँ जा रहे हैं फिर, है ना? दैट्स राइट। अनदर क्वेश्चन। सो बहरहाल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आई थिंक, बट दैट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाँ। आई एग्री एब्सोल्युटली। तो स्टार्ट इसको करते हैं। मे बी वी कैन हैव सम गेस्ट स्पीकर्स, हम लोग इंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। तो किसी के पास मतलब कोई और आइडिया, कोई नया आइडिया जो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लेंगे इंशाल्लाह। सो आई आल्सो लुक फॉरवर्ड कि मैं भी देखता हूँ, और आप भी, अथर भी देखेंगे इंशाल्लाह ये कि हम किस तरह के लोगों को हम इसको इनवाइट करें। सो हम्म। चलिए, तो आई थिंक आज के लिए इंशाल्लाह विल हैव काफ़ी हमें डिस्कशन पॉइंट मिल गए जो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। और ये कि इसको इंशाल्लाह। फिलहाल हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें हम और इसको इसी पॉइंट पे बात करेंगे। मैं भी करता हूँ, और अरबी आप भी जो है थोड़ा सा इसमें रिसर्च करके। एक मैंने पीरजादा कासिम साहब की एक हाँ नज़म सुनी, वो जो वक्त पर है, हाँ हाँ बहुत हाँ ब्यूटीफुल है वो। उसमें मतलब हाँ। उन्होंने जिस तरह से जो थॉट्स को जिस तरह एक्सप्रेस किया है, इट जस्ट गोज ऑन टू शो के यू नो हम शायरी को शायरी के तौर पे ले लेते हैं, गुड कॉम्पोजिशन ले लेते हैं, बट आई थिंक वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है मेटाफिजिकल रियलिटी की। सो हम्म यू नो, and that's the kind of work everyone should be doing in their own relative fields. It doesn't mean कि अगर मैं एक business consultant हूँ या आप एक business profession से ताल्लुक रखते हैं, टीच करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो it doesn't mean कि आप अपनी knowledge के spectrum को एक्सप्लोर करेंगे आप, और कहाँ कहाँ किन चीज़ों से बेनिफिट ले सकते हैं। और बेनिफिट होता है जब आप डिफरेंट उसमें जाते हैं, लेकिन हाँ, इसमें ऑब्वियसली इतना कुछ है सीखने को चीज़ों का कि मे बी एट सम पॉइंट वी नीड सम गाइड्स एंड हम्म सम
tutoring, some guidance from subject matter experts, and then फिर हम उनके भी standards को भी challenge कर सकते हैं कि ऐसा है तो क्यों है. So I mean that should be kept in mind, right? कि आज के हिसाब से, चीजों के हिसाब से. वो शेर कह देता हूँ कि लम्हों के ताक़ुब में गुजर जाएंगी सदियां, यूं यूं वक्त तो मिल जाएगा, मोहलत ना मिलेगी. Yes. तो Yes. Yes. तो ये, तो चले, विल एंड अप हियर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें हम मिलते हैं. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. ठीक है. तो अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.